हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम देखेंगे हमारी 6.2 एक्सरसाइज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चैप्टर हम पढ़ रहे थे। और इसमें हम स्पेशली पढ़ेंगे वर्तमान और आसमान फलन, जिसको इंग्लिश में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था रेट के बारे में, यानी दर क्या होती है, दर के रिलेटेड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन किए थे हमने 6.1 के। आज इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, और फिर उसके क्वेश्चन देखेंगे। तो बात आती है कि इंक्रीजिंग यानी वर्तमान फलन क्या होता है, देखने में कैसा होता है, और उसको हम मैथमेटिकली किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को पहले ड्राइव कर लेते हैं। तो देखिए, आपके सामने दो फिगर दिख रहे होंगे। इसमें ये पहला वाला फिगर दिख रहा है। इस फिगर को देख के आपको लग रहा होगा कि ये फंक्शन कैसा है, देखने में कैसा है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि ये x के साथ साथ जब x को बढ़ाते जा रहे हैं तो ये ग्राफ क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, यानी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास में ग्राफ जो हो रहा है, ये x के साथ में जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, ये ग्राफ क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो डाउन होने का मतलब ये डिक्रीजिंग है। कैसा, ये डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को हम ग्राफिकली बहुत अच्छे से देख पाते हैं। बस इसमें आपको x के साथ में वैल्यू स्टडी करनी होती है कि अगर x के साथ में y की वैल्यू, x को बढ़ाने पे y की वैल्यू बढ़ती है तो इंक्रीज है, और x को बढ़ाने पे y की वैल्यू घटती है तो वो डिक्रीजिंग है। अब बात आती है कि अगर हमारे पास में ग्राफ हो तो हम ये बात बहुत आसानी से देख के बता सकते हैं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग है। बट मैथमेटिकली ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हर फंक्शन जो हमारे पास में गिवन हो उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकें और फिर आप इसके बारे में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को जज कर सकें। तो हमें एक सेकंड कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, जिससे आप किसी भी फंक्शन को बिना ग्राफ की हेल्प से भी पता कर सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग है तो कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज हो रहा है और कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज हो रहा है। तो पहले उस कॉन्सेप्ट तक की जाने की बात करते हैं। तो देखिए, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, जैसे आपको ग्राफ दिख रहा है, और इसके किसी भी पॉइंट को आप लेके अगर उस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं कोई भी पॉइंट पे, तो वो टेंजेंट कैसी बनेगी, उस इस तरह से बनेगी। तो ये टेंजेंट के नेचर में आप देखोगे तो कैसा दिख रहा है, आप ये एक एंगल बन रहा है, और ये जो एंगल बनेगा इस कर्व के या वक्र के ऊपर आप टेंजेंट खींचते हो, तो ये टेंजेंट हमेशा एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाएगी वो एंगल कैसा होगा, न्यून कोण होगा। कैसा होगा, न्यून कोण होगा, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल होगा। अब इस एंगल के बिहाफ पे आप इतना बता सकते हो कि अगर इंक्रीजिंग मेरा फंक्शन है तो जरूर इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा, इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट डाली होगी तो वो एक्स एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगी वो कैसा होगा, न्यून कोण होगा। अब न्यून कोण जो होता है वो हम जानते हैं कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में रहता है, और मैथमेटिकली ये हम उसको 0 से 90 के बीच में होता है, उसको बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश बोला जाता है। अब अगर फर्स्ट चतुर्थांश में है थीटा की वैल्यू, तो बताओ इसके रिलेटेड टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो टेन थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब होता है 0 से ज्यादा होगा। अब आप मैथमेटिकली ये भी जानते हो कि टेन थीटा होता है, ये एक्चुअली एक तरह से स्लोप होता है किसी फंक्शन के लिए। तो स्लोप कैसे लिखेंगे, dy बाई डी एक्स लिखेंगे। तो आप यहाँ से ये भी कह सकते हो कि टेन थीटा ग्रेटर देन 0 है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब मैं dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 बोल रहा हूँ, तो उसको सिमिलरली आप f डैश एक्स भी बोल सकते हो। तो अब मेरे पास में एक रिलेशन आ गया जिसके लिए आप क्वेश्चन या इस रिजल्ट को क्वेश्चन में डायरेक्टली अप्लाई करोगे। क्या क्वेश्चन अब रिजल्ट आया हमारे पास में कि यदि मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग टाइप का है y को एफ एक्स, तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव जो होगा वो हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, 0 से ज्यादा रहेगा। डेरिवेटिव क्या रहेगा, 0 से ज्यादा रहेगा। अब इंक्रीजिंग है तो इसका सीधा सीधा मतलब इसका डेरिवेटिव 0 से ज्यादा होना चाहिए। आप उल्टा भी बोल सकते हो कि अगर किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग बनना है,
इसका सीधा मतलब है उसका डेरिवेटिव को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। तो 0 से बड़ा डेरिवेटिव आया है और हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी हम इंक्रीजिंग फंक्शन को या फंक्शन इंक्रीज हो रहा है इस बात को पता करने के लिए इसकी हेल्प ले रहे हैं, डेरिवेटिव की हेल्प ले रहे हैं। इन डेरिवेटिव की सहायता से हमें पता लग जाएगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब ये जो पार्ट आया लास्ट में, ये एक तरह से क्या है आपके पास में, ये एक एसमी का है। क्या है? एसमी का। और एसमी का जब सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर एक इंटरवल में मिलता है। किसमें मिलता है? अंतराल में मिलता है। एसमिका का जो सॉल्यूशन आता है या हल आता है वो कैसे आता है? एक अंतराल में निकल के आता है, नहीं आता है? तो अब आपको यहाँ से क्या पता लगेगा कि ये जो गिवन फंक्शन है, ये फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है या वर्धमान टाइप का है तो वो किस अंतराल में वर्धमान होगा, ये पता करने के लिए मुझे एसमिका को सॉल्व करना पड़ेगा। कौन सी एसमिका? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ऐसे अगर डिक्रीजिंग टाइप का है तो डिक्रीजिंग के किसी भी पॉइंट को आप पकड़ के वहां पे अगर टेंजेंट खींचते हो तो वो टेंजेंट हमेशा एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाएगी, जैसे वो थीटा एंगल है तो थीटा क्या होगा? हमेशा वो अधिक कोण होगा। अधिक कोण का मतलब होता है कि वो एंगल 90 से बड़ा होगा और 180 से लेस होगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस। तो अगर मेरे पास में डिक्रीजिंग फंक्शन है तो डिक्रीजिंग फंक्शन की टेंजेंट क्या बनाएगी? एक एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ में, और वो एंगल हमेशा और हमेशा कैसा बनेगा? 180 और 90 के बीच में बनेगा, यानी अधिक कोण बनेगा। अब आप अधिक कोण बना है तो यहाँ से थीटा की वैल्यू से टेन थीटा की वैल्यू के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? तो हम बिल्कुल बता सकते हैं। ये 90 से 180 के बीच में होता है, वो एंगल सेकंड चतुर्थांश में जाता है, और सेकंड चतुर्थांश के अंदर टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो इसको मैं बोलूंगा लेस देन 0। अब टेन थीटा ही हमारा dy बाई डी एक्स होता है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ dy बाई डी एक्स की वैल्यू लेस देन 0। और dy बाई डी एक्स लेस देन 0 है, यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? लेस देन 0 आ जाएगी। तो ये आखिरी में एक बॉक्स के रूप में रिजल्ट मिला है। ये मेरे लिए क्या काम आएगा? ये डिक्रीजिंग इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए काम आएगा। ये एक एसमिका है, और एसमिका को जब एफ डैश एक्स लेस देन 0 करके मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ से जो सॉल्यूशन मिलेगा, क्या मिलेगा? सॉल्यूशन यानी हल मिलेगा। वो हल मुझे ये बताएगा कि मेरा फंक्शन कहाँ से कहाँ तक आसमान हो रहा है, यानी घट रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आपको एसमिका आगे जाके सॉल्व करनी पड़ेगी एफ डैश एक्स की। अब आप देखिए, भले आपको इंक्रीजिंग फाइंड आउट करना है या डिक्रीजिंग, दोनों ही केस में एफ डैश एक्स तो निकालना पड़ेगा। एफ डैश एक्स निकालने के बाद में जो ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट होगा वो उस फंक्शन के बारे में बताएगा जहाँ पे फंक्शन बढ़ रहा है या इंक्रीज हो रहा है, और एफ डैश एक्स लेस देन 0 वाला इंटरवल मुझे बताएगा जहाँ पे फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? तो आपको ये दोनों रिजल्ट जो आखिरी में बताए इनको अच्छे से दिमाग में रखना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। अब मैं यहाँ से कुछ कंक्लूजन बताना चाहूंगा कि यदि मुझे फंक्शन को इंक्रीजिंग प्रूव करना है या ऑलवेज इंक्रीजिंग प्रूव करना है, इसका सीधा सीधा मतलब ये कि इसका डिफरेंशिएशन 0 से ज्यादा आएगा। अगर फंक्शन को इंक्रीजिंग प्रूव करना है, वर्धमान प्रूव करना है ऑलवेज, तो मुझे उसका ऑलवेज डेरिवेटिव 0 से बड़ा है ऐसा बताना पड़ेगा। और कोई फंक्शन ऑलवेज डिक्रीजिंग है तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से लेस है ऐसा बताना पड़ेगा। अगर कोई फंक्शन बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, कुछ इस टाइप का है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा होता है, तो इस टाइप के फंक्शन में हमें इंटरवल के फॉर्म में एक्स को ब्रेक करना होता है, और वो इंटरवल जिसमें फंक्शन इंक्रीज होता है तो वहां पे डेरिवेटिव 0 से बड़ा होगा। यानी डेरिवेटिव की जो एसमिका अपन हल करेंगे, और इस एसमिका को हल करने पे जो पॉजिटिव साइन आएगा एसमिका का, वो इंक्रीजिंग इंटरवल के लिए होगा, और जो नेगेटिव साइन होगा वो डिक्रीजिंग इंटरवल के लिए होगा, या फंक्शन डिक्रीज हो रहा है उसके लिए होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे आप देखिए इससे रिलेटेड। अब ये होता है, अभी जो हमने पिछला वाला पढ़ा है, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो इसमें ध्यान रखना है ये वर्तमान फलन लिखा है, इसमें एक एक्स्ट्रा शब्द जोड़ना होता है, निरंतर वर्धमान, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि ये बिना कुछ बीच में गैप लिए बढ़े जा रहा है। और ये सेकंड वाला है निरंतर ह्रासमान, तो उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली, क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन हमेशा डिक्रीज हो रहा है बिना कुछ इसमें बदलाव किए तो वो होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।
कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो इंक्रीजिंग होते हैं। क्या होते हैं? इंक्रीजिंग होते हैं, या हिंदी में इसको बोले तो वर्धमान होते हैं। ठीक है। अब वर्धमान और निरंतर वर्धमान में क्या फर्क है, इस बात को आप यहाँ से समझने की कोशिश करना है। और एक है डिक्रीजिंग, जो सेकंड मुझे समझाना है आपको। और ये आपके लिए आसमान। अब देखिए, आपके सामने एक फिगर में ड्रॉ कर रहा हूँ, और इस फिगर को देख के आप बताएंगे कि यहाँ पे वर्धमान के साथ साथ में या इंक्रीजिंग के साथ में एक्स्ट्रा क्या है। जैसे भी फंक्शन ऐसे बढ़ रहा है, देन वो कांस्टेंट हो गया और फिर वो बढ़ने लग गया। ठीक है। अब इस जगह पे आप देखोगे तो फंक्शन बढ़ा भी है, फिर कांस्टेंट हो गया और फिर बढ़ने लग गया। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास में रिजल्ट होगा, जहां से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाता है। क्या है? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। पिछले में केवल ग्रेटर देन जीरो था, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वल टू जीरो क्यों लगाया है? क्योंकि थोड़ी देर के लिए फंक्शन कांस्टेंट हो गया है। कैसा हो गया? ये कांस्टेंट हो गया है। और कांस्टेंट पार्ट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, ये आप डिफरेंशिएशन से अच्छे से समझते हो। तो इसमें इंक्रीज होगा तब तो स्लोप ग्रेटर देन जीरो होगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन जीरो। लेकिन कांस्टेंट के लिए इक्वल टू जीरो भी होता है, और हमको दोनों चाहिए। कोई फंक्शन बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट हो गया और फिर बढ़ने लग गया, तो ये भी एक इंक्रीजिंग टाइप का ही केस होता है, क्योंकि इसमें डाउन तो हुआ ही नहीं, बस थोड़ी देर के लिए वो रेस्ट पे आ गया था। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग के साथ में रेस्ट वाली कंडीशन भी शामिल होगी, तो ग्रेटर देन के साथ में इक्वल टू इंक्लूड हो जाएगा। ऐसे ही डिक्रीजिंग वाले केस में भी पॉसिबिलिटी आपके सामने ऐसे आ सकती है कि कोई फंक्शन ऐसे डिक्रीज हो रहा था, फिर इसमें कांस्टेंट हो गया और देन डिक्रीज हो गया। ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका ग्राफ बीच में कांस्टेंट हो गया है और फिर डिक्रीज होने लग गया है। तो डिक्रीज होते या डिक्रीज होने के लिए हमने पिछले में कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि लेस देन जीरो आता है, और लेकिन बीच में कांस्टेंट हो गया है, इसलिए साथ में क्या आएगा? इक्वल टू जीरो भी आ जाएगा। इक्वल टू जीरो भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो आप इसमें ध्यान रखें, अगर क्वेश्चन में केवल इंक्रीजिंग लिखा है तब तो आपको साथ में इक्वल टू साइन लगाना है, जीरो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो लगाना है और ग्रेटर देन जीरो रखना है। और अगर ऐसा लिखा है, अब इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने। इंक्रीजिंग चाहिए तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, डिक्रीजिंग चाहिए तो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। अगर स्ट्रिक्टली साथ में लिखा है तो इक्वल टू नहीं आता है, और स्ट्रिक्टली नहीं लिखा है तो इक्वल टू साइन साथ में आता है। ठीक है। अब देखेंगे आगे, आपको इससे रिलेटेड और कुछ क्या पता होना चाहिए। तो इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं ये अच्छे से पता होना चाहिए। अब इनइक्वालिटी या हिंदी में बोले तो असमीका कैसे सॉल्व करते हैं, वो मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन में समझाऊंगा। ठीक है। तो क्या ध्यान रखेंगे, अगर वर्तमान है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, और ह्रासमान है तो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होगा। यहाँ पे जो कुछ आपको क्वेश्चन दे रखे हैं वो ध्यान रखना। 6.2 हम क्वेश्चन या प्रश्नावली कर रहे हैं। तो एफ अगर वर्तमान शब्द लिखा है तो एनसीईआरटी वालों की तरफ से वर्तमान का मतलब है निरंतर वर्तमान। अगर वर्तमान लिखा है तो एनसीईआरटी के अंदर ही मान के चल रहे हैं वो निरंतर वर्तमान वाला केस है। ठीक है। जो मैंने सेकंड स्लाइड में जो बताया था ना आपको, ये वाला पार्ट, ये आपको एनसीईआरटी के अनुसार कहीं भी नहीं लेना है, हमें एनसीईआरटी के अनुसार स्ट्रिक्टली वाला केस लेके चलना है। ठीक है। और ऐसे आसमान है तो इसमें भी क्या आएगा, अगर आसमान लिखा है तो इसका मतलब भी वो निरंतर वाला आसमान है, और निरंतर आसमान है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, और इसमें एफ डैश एक्स क्या है? लेस देन जीरो। ये बात आपको यहाँ से समझ में आ जाएगी। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ यहाँ पे, तो देखते जाइए। क्वेश्चन सॉल्व करते समय पहले क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए कि आर का मतलब ऑलवेज रियल नंबर, सारे रियल नंबर के लिए ये वर्तमान है। देखिए, हमें वर्तमान या आसमान जो भी ज्ञात करना है, इसमें पहले डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा। तो मैं जैसे डिफरेंशिएशन करता हूँ, एफ डैश एक्स निकालता हूँ, तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा। अब ये 3 एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि जीरो से बड़ी है। इसका मतलब मुझे यहाँ से इतना पता लग गया कि मेरा एफ डैश एक्स क्या है? जीरो से ज्यादा। अब बताओ, एफ डैश एक्स जीरो से ज्यादा आया है, इसका भावार्थ क्या होता है? अगर एफ डैश एक्स जीरो से ज्यादा आया है, इसका मतलब सीधा सीधा एफ क्या है? एफ आपका
वर्धमान टाइप का है। कैसा है? वर्धमान है। अब ये किसी इंटरवल में नहीं, ये तो हमेशा ही 3 तो आप भले पॉजिटिव नंबर के लिए देखो या नेगेटिव, सबके लिए 0 से बड़ा ही माना जाता है। तो एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, तो सीधा सीधा मतलब है एफ एक्स वर्धमान फलन है। एफ एक्स कैसा है? वर्धमान फलन। अब ये कोई विशेष कंडीशन पे 0 से बड़ा नहीं है, ये तो हमेशा ही है, तो यहाँ पे बोलेंगे हमेशा। और हमेशा का मतलब होता है एक्स बिलोंग टू आर। हमेशा का मतलब क्या होता है? एक्स बिलोंग टू आर। तो हम क्यों इसको सभी वास्तविक संख्या के लिए वर्धमान बोल पा रहे हैं? क्योंकि इसका आउटलाइन 0 से बड़ा है। आउटलाइन क्या है? 0 से बड़ा है। अगर यहाँ पे वेरिएबल होता तो कैसे हल करते, उसको आप नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखोगे। इससे पहले ये वाला क्वेश्चन देख लो। इसमें एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 2x, इसको भी आपको सिद्ध करना है कि ये एक वर्धमान फलन है। तो सेम तरीका इसमें भी आपको सॉल्व करने के लिए फॉलो करना होगा। क्या तरीका? कि आप देखिए, इसमें एफ डैश एक्स एफ एक्स दे रखा है ई की पावर 2x, ठीक है। इसका भी मुझे अवकलन या डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। तो ई की पावर 2x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ई की पावर 2x इंटू 2। अब देखिए, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए, ये ई की पावर 2x ग्राफिकली भी पता होना चाहिए और बिना ग्राफ के भी आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। तो ग्राफिकली आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है। तो देखिए, ई की पावर जो x होता है, भले x है या 2x, वो ग्राफ उस देखने में ऐसा होता है, ठीक है। ये हमारा y बराबर ई की पावर ax का ग्राफ है, जिसमें a पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव का मतलब कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब इसमें a की वैल्यू 1 से ज्यादा रखेंगे, ठीक है। 1 से ज्यादा वाले केस में होता है, बाकी में डिक्रीज होने लग जाता है। अब ठीक है, ध्यान सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरा ई की पावर ax है तो मुझे दिखने में ग्राफ ऐसा होता है। अब ये ग्राफ कहीं पे भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। कट कर रहा है क्या? कहीं पे भी नहीं कट कर रहा है। अगर एक एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस से ऊपर रह रहा है, और ऊपर रहने का मतलब है एक्स एक्सिस का मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव रह रही है। तो ये जो मेरे सामने वैल्यू लिखी हुई है ई की पावर 2x और इनटू में 2, ये क्या है? हमेशा 0 से बड़ा होता है। हमेशा मतलब ऑलवेज। इसमें कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है कि 0 से छोटा होगा कुछ x के लिए और फिर 0 से बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये x की वैल्यू आप कुछ भी डालो, ये हमेशा ही 0 से ज्यादा आएगा, और हमेशा 0 से ज्यादा है, इसका मतलब मेरा एफ डैश एक्स 0 से ज्यादा है। और एफ डैश एक्स जहाँ पे भी 0 मुझे ज्यादा दिखता है, तो मैं इसका सीधा सीधा भावार्थ ये निकालता हूँ कि एफ क्या है? मेरा वर्धमान फलन। क्या है? वर्धमान फलन। अब वर्धमान फलन बताने के लिए मुझे कोई विशेष एक्स नहीं लेने पड़ रहे, सारे एक्स मेरे लिए यहाँ पे मान्य होंगे, ठीक है। तो सारे एक्स मान्य है, इसका मतलब है एक्स बिलोंग टू आर है। क्या है? एक्स बिलोंग टू आर है। समझ गए होंगे? तो पिछले और इस क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है। इस पिछले वाले क्वेश्चन में भी एफ डैश एक्स का मान आपने देख के बताया था। पिछले वाले क्वेश्चन में एफ डैश एक्स का मान 3 था, और वो भी ऑलवेज पॉजिटिव था। ऑलवेज मतलब इसमें भी कोई विशेष कंडीशन नहीं थी किसी एक्स वाली। और इस क्वेश्चन के अंदर भी 2 गुणा ई की पावर 2x है, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ये वर्धमान फलन है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो और देखिए, हमें सिद्ध करना है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एक फलन है जो 0 से π/2 में तो वर्धमान है, π/2 से पाई के बीच में ह्रासमान है, और 0 से पाई के बीच में ना तो वर्धमान है ना ह्रासमान है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हो। आप में से सब बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार साइन एक्स का ग्राफ बनाना आता ही होगा। अगर ग्राफ बनाना आता है तो फिर ये बहुत आसान पार्ट हो जाता है। ग्राफ बनाते समय हम क्या करते हैं, साइन का वैल्यू 1 और -1 के बीच में रहता है, तो आपको ये पहले इस तरह से लाइन बनानी होती है। मैं पहले आपको ग्राफ से बता दूं, मैंने थ्योरी समझाई तब भी बोला था कि यदि आप कोई ग्राफ बना पाते हो तो वो सबसे आसान तरीका होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को देखने का। लेकिन ग्राफ जहाँ नहीं बन पाता है, वहां पे हम एफ डैश एक्स और एफ डैश एक्स की हेल्प लेते हैं, जिसमें ग्रेटर देन 0 वर्तमान के लिए होता है और लेस देन 0 आसमान के लिए होता है। तो देखिए, ये आपके 2 लेवल होते हैं और इनके बीच में साइन का ग्राफ ऐसे चलता है। ये इस तरह से साइन का ग्राफ होता है। अब देखिए, यहाँ पे ये जो वैल्यू रखते हो, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये मेरे पास में जो वैल्यू आती है पाई होती है, और यहाँ पे बीच में क्या होता है? π/2।
अब बताओ 0 से लेके पाई तक ये ग्राफ कैसा हुआ, इंक्रीज हुआ है, ग्राफ कैसा हुआ, इंक्रीज हुआ है। और फिर पाई/2 से लेके पाई के बीच में ये ग्राफ कैसा हुआ है, डिक्रीज हुआ है, क्योंकि डाउन हो रहा है। तो आपको देख के पता लग रहा है ग्राफ को कि 0 से पाई/2 के बीच में, 0 से पाई/2 में कैसा है, इंक्रीजिंग है बाई ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ से आप बहुत अच्छे से ये बात को समझ सकते हो कि 0 से पाई/2 के बीच में ग्राफ इंक्रीज है, और पाई/2 से पाई के बीच में कैसा है, पाई/2 से पाई के बीच में ग्राफ डाउन हो रहा है, तो डिक्रीजिंग टाइप का है। तो ओवरऑल क्या हुआ 0 से पाई के बीच में, अब 0 से पाई के बीच में हम एक तो नहीं कह सकते हैं कि बढ़ रहा है या घट रहा है, आपको दोनों ही बात बोलनी पड़ेगी, ये बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। और जब किसी इंटरवल ग्राफ बढ़ भी रहा हो, इस इंटरवल में क्या है, आधे में बढ़ रहा है और आधे में घट रहा है, तो इस पूरे में क्या बोलेंगे, तो पूरे में बोलेंगे न तो वर्तमान न आसमान। अगर आपको एक स्पेसिफिक में ये पता है कि केवल और केवल बढ़ रहा है या केवल और केवल घट रहा है, तब आप बोल सकते हैं कि वर्तमान है या आसमान है। लेकिन यहाँ 0 से पाई के बीच में ये बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, तो ओवरऑल न तो वर्तमान कहलाएगा और न ही आसमान कहलाएगा। तो ये बात आपको ग्राफ से समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, अब आप कहोगे सर डिफरेंशिएशन वाले कॉन्सेप्ट से भी तो समझ सकते हैं, हाँ समझ सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंशिएशन वाले से भी समझ सकते हैं। तो ये सेकंड मेथड है, ये फर्स्ट था बाई ग्राफ और सेकंड बाई डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन से इसको कैसे स्टडी करते हैं ये आपको हर क्वेश्चन के अंदर करना है। तो देखो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। अब बताओ आपका जो इंटरवल है 0 से पाई/2 में, ये कौन सा इंटरवल है, तो आप कहोगे ये पहला चतुर्थांश है। क्या है ये, पहला चतुर्थांश है। अब पहले चतुर्थांश के अंदर cos x क्या होता है, तो आप कहोगे सर cos x पॉजिटिव होता है। अब cos x पॉजिटिव है, पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो cos x भी पॉजिटिव है, और एफ एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, और एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है मतलब एफ एक्स क्या है, वर्तमान है। एफ एक्स क्या है, वर्तमान है। बात समझ में आ गई। तो मैं यहाँ पे इंटरवल लेके चल रहा हूँ। अब देखिए अगर x बिलोंग टू मुझे सेकेंड इंटरवल को स्टडी करना है, तो पाई/2 से पाई ये कौन सा चतुर्थांश है, तो आप कहोगे सर ये सेकेंड चतुर्थांश है। क्या ये सेकेंड चतुर्थांश है। अब सेकेंड चतुर्थांश के अंदर cos क्या होता है, तो सेकेंड चतुर्थांश के अंदर cos तो नेगेटिव होता है, तो ये cos x लेस देन 0 होता है। सही बात है। अब cos x खुद क्या है, तो cos x की वैल्यू हमारे क्वेश्चन के अनुसार f डैश x की वैल्यू है, तो f डैश x लेस देन 0, और f डैश x लेस देन 0 का मतलब होता है f x कैसा है, तो आप कहोगे f x जो है वो हाउसमान है। कैसा है f x, हाउसमान है। यहाँ से इतना समझ में आ गया कि f x क्या मेरा हाउसमान है पाई/2 से पाई तक। तो देखो यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन की हेल्प ले ली। कैसे हेल्प ली है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और जो मुझे इंटरवल दे रखे थे उन इंटरवल के अंदर इनकी वैल्यू पता करी, तो एक में ग्रेटर देन 0 है, तो कॉस की वैल्यू सीधी सीधी एफ डैश एक्स के बारे में बताएगी। एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है तो आपका एफ एक्स कैसा होगा, वर्तमान, और एफ डैश एक्स 0 से छोटा है तो एफ एक्स कैसा होगा, आसमान हो जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी एक तरीका एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो काम में ले सकते हो। ठीक है, चलिए आगे। अब तक क्वेश्चन में क्या था, आपको या तो सिद्ध करना था पिछले तीनों क्वेश्चन के अंदर, या आपको अंतराल साइड में दे रखा था, तो आपने कुछ भी नहीं किया था, डिफरेंशिएशन करके गिवन वैल्यू के एफ डैश एक्स का साइन चेक किया था। हमने अवकलन किया, अवकलन करने के बाद में जो हमारे पास में एफ डैश एक्स आया था उसकी वैल्यू पता करी कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जब नेगेटिव वैल्यू थी तो हमने बोल दिया हाउसमान है, पॉजिटिव वैल्यू है तो बोल दिया ये वर्तमान है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 से आगे जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीका रहेगा सॉल्व करने का। क्या रहेगा, यहाँ पे मुझे अंतराल ज्ञात करने, क्या करने, अंतराल हमको ज्ञात करने। अब अंतराल ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पे संख्या रेखा यानी संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। अब जो संख्या रेखा बनाएंगे वो संख्या रेखा से आपको अलग अलग इंटरवल मिलेंगे, तो हमें इंटरवल फाइंड आउट करने जिसमें वर्तमान हो या हासमान हो दिया गया फलन। तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है, तो सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि जो हमें फलन दे रखा है 2x² - 3x, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x - 3 हो जाएगा। अब आपको यहाँ से संख्या रेखा को कैसे स्टडी करना है तो अच्छे से समझिए। ये किताब में अलग तरीके से थोड़ा सा सॉल्व करवा रखा है, पर मैं यहाँ पे थोड़ा आपको ऐसा मेथड बताऊंगा जो इजी भी है और जल्दी आंसर तक पहुंचाएगा। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 4x - 3 है,
अब ये मुझे पता है कि वेरिएबल वैल्यू है, यानी कभी तो पॉजिटिव साइन देगी और कभी नेगेटिव साइन देगी। तो जो पॉजिटिव साइन देने वाले सारे एक्स होंगे वो वर्तमान के लिए होंगे, और नेगेटिव साइन देने वाले जो एक्स होंगे वो क्या होंगे, हास्यमान के लिए। बस इस काम को आसान करने का तरीका है। तो क्या तरीका रहता है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मैं आने वाले सब क्वेश्चन में फॉलो करूंगा। एफ डैश एक्स को 0 रखोगे और 0 से आप क्रांतिक बिंदु निकालोगे। क्रांतिक बिंदु वो बिंदु होते हैं, अगर आपको लिखना है तो लिख लो परिभाषा। क्रांतिक बिंदु वो बिंदु होते हैं जहां फलन का अवकलन 0 होता है या अनडिफाइन होता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 कर लेनी है। ये एफ डैश एक्स की वैल्यू जैसे 0 करेंगे तो एक्स की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 3/4। अब ये 3/4 है, ये मुझे ये पता करेगी कि इससे आगे ये 3/4 को आपको नंबर लाइन पे रख लेना है, संख्या रेखा पे। तो 3/4 पे रखने के बाद में यहाँ पे संख्या रेखा के दो पार्ट बन गए, एक 3/4 से आगे वाला और एक 3/4 से पीछे वाला। अब ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू को देखिए ध्यान से। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप यहाँ से जज कर पाए क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो ये वाली वैल्यू है, ये कभी तो पॉजिटिव होगी और कभी नेगेटिव होगी। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का जो चेंज होगा वो चेंज 3/4 पे होगा। तो ये 3/4 एक तरह से क्या कर रहा है, यहाँ पे पार्टीशन कर रहा है, इन दोनों को विभाजन कर रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के लिए। तो इसलिए यहाँ पे क्रांतिक बिंदु पहले निकाल लेना है। निकालने के बाद आप 3/4 से आगे की कोई वैल्यू ले लो। उदाहरण के लिए मैंने ले लिया x = 1 ले लिया 3/4 से आगे, और इस पे आप एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालो। तो 1 पे एफ डैश एक्स की 1 निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 - 3, तो क्या रहा 1। और 1 0 से बड़ा है, और 1 0 से बड़ा है इसका मतलब ये कैसा है, पॉजिटिव है। कैसा है ये, पॉजिटिव वैल्यू है। तो मुझे यहाँ पे प्लस रखना है, और अगर यहाँ प्लस पता लग जाता है तो ऑटोमेटिकली पीछे क्या होगा, माइनस होगा। तो ये यहाँ पे संख्या रेखा के ऊपर साइन लगाने होते हैं प्लस और माइनस के। तो कैसे साइन लगाते हैं आप अच्छे से समझ लिए, एक बार मैं वापिस समझा देता हूँ कि एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाली और मुझे एक्स मिला, उस एक्स को संख्या रेखा पे रख दिया। अब इस नंबर से कोई बड़ा नंबर ले लिया, कोई भी नंबर ले सकते हो आप इस नंबर से बड़ा, जैसे मैंने ले लिया x = 1। अब ये 1 कहाँ रखना है, एफ डैश एक्स में रखना है। जैसे मैंने एफ डैश एक्स में रखा तो उसकी वैल्यू क्या मिली, 1। आपको ये पता करना है कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, ये नहीं पता करना है कितनी आ रही है, बस इतना पता करिए कि पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। देखिए 4 - 3 1 पॉजिटिव वैल्यू है, तो आपको पॉजिटिव रख लेना है, और यहाँ पॉजिटिव पता लगते पीछे नेगेटिव हो जाएगा। बस इतना सा काम कर लेना है। अब आपको यहाँ से लिखना है वर्तमान अंतराल। तो वर्तमान अंतराल, अब बताओ वर्तमान अंतराल के अंदर क्या होता है, तो आप कहोगे वर्तमान अंतराल के अंदर एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होता है। अब मैं कहूंगा जो 0 से बड़ा होता है वो तो प्लस का होता है, इसका मतलब इस संख्या रेखा के ऊपर से आपको प्लस वाला भाग ले लेना है। तो बताओ प्लस वाला भाग कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो आप कहोगे ये 3/4 से ये कौन सा इनफाइनाइट है, और इधर माइनस का इनफाइनाइट है। तो प्लस का भाग फैला हुआ है 3/4 से लेके इनफाइनाइट तक। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, 3/4 से लेके इनफाइनाइट तक। समझ में आ गया होगा। अब दूसरे में देखेंगे तो आपको लिखना है, निकालना है यहाँ से हास्यमान अंतराल। ये संख्या रेखा सेम ही काम आएगी, ठीक है। भले वर्तमान अंतराल पूछा है, हास्यमान आपको संख्या रेखा एक ही बनानी है। अब बताओ हास्यमान अंतराल में क्या होता है, एफ डैश एक्स 0 से छोटा होता है, बिल्कुल सही है। 0 से छोटी वाली वैल्यू तो नेगेटिव होती है, तो इस जगह से नेगेटिव अंतराल को ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, नेगेटिव अंतराल। नेगेटिव अंतराल मेरा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, माइनस अनंत से लेके 3/4 तक फैला हुआ है। तो अब ये पास में आपके अंतराल आ गए। तो इस क्वेश्चन में अंतराल ही पूछे थे और आपने यहाँ पे अंतराल निकाल दिए। तो अंतराल निकालने का तरीका समझ में आ गया। हम क्या करते हैं, संख्या रेखा बना लेते हैं। तो ये संख्या रेखा किसकी बनाते हैं, एफ डैश एक्स की, क्योंकि हमें वर्तमान और हास्यमान एफ डैश एक्स से पता लगता है, राइट। तो यहाँ तक आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। अब आगे जितने भी क्वेश्चन है बस इसी प्रोसेस से आपको सॉल्व करने हैं। आपको कोई फंक्शन दे रखा होगा, मुझे सबसे पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा, फिर उसका क्रांतिक बिंदु निकालेंगे। क्रांतिक बिंदु का मतलब होता है जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाए या वो अपरिभाषित हो जाए। तो यहाँ से आप अब क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे कितना आएगा, 6x² माइनस 6x और माइनस का 36, 7 का 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स को 0 कर लेना है, और यहाँ से आपको क्या निकालना है, 0 करके क्रांतिक बिंदु निकालने। क्या निकालने, क्रांतिक बिंदु निकालने। अब एफ डैश एक्स को जैसे मैं 0 करता हूँ तो 6x² माइनस 6x और माइनस का 36 बराबर 0। अब बताओ जैसे कॉमन क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, कॉमन 6।
तो बच्चों 6 तो कट जाएगा, ये इक्वल टू 0 है। अब इसके फैक्टर करेंगे तो बच्चों इसके फैक्टर हो जाएंगे -3 गुणनखंड करेंगे और ये प्लस का 2 बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ से मेरे पास में x की वैल्यू एक तो 3 आएगी और दूसरी क्या आ जाएगी -2। ये क्रांतिक बिंदु आ गए। पिछले क्वेश्चन में हमने क्रांतिक बिंदु निकाले थे पहले। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक संख्या रेखा बनानी है। अब संख्या रेखा बनाते समय आपको जो नंबर पहले आना चाहिए संख्या रेखा के ऊपर उसको पहले रखना है। तो पहले कौन आएगा -2 और देन क्या आएगा 3। अब देखिए कितने भाग बन गए संख्या रेखा के ऊपर, तो 3 पार्ट बन गए। देखे अब इन 3 पार्ट के अंदर यहाँ पे वैल्यू आएगी प्लस की, माइनस की, प्लस की, कहीं कहीं। तो वो निर्धारण कैसे करते हैं, तो उसका निर्धारण का जो तरीका है वो पिछले वाले की तरह ही तरीका। क्या करना है, आपको एक नंबर लेना है और उस नंबर को इस f' में रख लेना है। तो यहाँ पे उदाहरण के लिए मैंने क्या ले लिया, आपको चेक करना है कि प्लस कहाँ आएगा माइनस कहाँ आएगा। तो मैंने x की वैल्यू उदाहरण के लिए 4 ले ली। तो 4 पे f' निकालेंगे तो f'4 4 पे देखो f' जहाँ दिख रहा है यहाँ पे रख रहा हूँ मैं। तो 6 × 4 का स्क्वायर और माइनस, ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट आपकी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 × 6 तो 96 और 24 -36, 24 और 36 60, तो ये प्लस का 36 आ जाएगा जो कि 0 से बड़ा है। यानी मैंने x = 4 रखा तब ये वैल्यू क्या निकल के आ रही है 36 जो प्लस की है। तो 4 तो कहीं यहाँ होगा, यानी इसके सामने प्लस आ रहा है, इसके सामने क्या है प्लस। तो अब आंख बंद कर दो, भले पीछे माइनस लगेगा और उसके पीछे फिर प्लस लग जाएगा, ये अल्टरनेट चलते हैं। तो ये साइन कैसे पता कि समझ में आ गया होगा। आपको कोई नंबर लेना होता है किसी भी जगह का और उस नंबर को f' में रखना है। अगर f' वहां से प्लस आ जाता है तो उसके सामने प्लस लिखना है, माइनस आ जाता है माइनस लिखना है। एक तरीका तो ये, लेकिन इस टाइप की कैलकुलेशन के लिए आप यहाँ पे जरूरी नहीं कि एग्जाम में लिख के आए, ये आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। अब कई बच्चे इसको डायरेक्टली लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं, ये बड़ी घात का गुणांक लिखा जाता है। अब इसकी गुणांक क्या है, पॉजिटिव है यानी हाईएस्ट पावर, और हाईएस्ट पावर पॉजिटिव हो तो राइट साइड में पॉजिटिव ही आता है। अगर हाईएस्ट पावर का गुणांक बड़ी घात का गुणांक प्लस में है तो हमेशा राइट साइड में, स्टार्टिंग से राइट साइड में प्लस का साइन आता है और पीछे आपको बदलना है तो माइनस हो जाएगा और फिर प्लस हो जाएगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक आप कह सकते हो उसको। अब यहाँ से आपको वर्तमान अंतराल चाहिए था, तो वर्तमान अंतराल आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है। तो वर्तमान अंतराल के लिए आप यहाँ से किसको पकड़ोगे, जिसके अंदर f' की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी। अब f' 0 से बड़ा है इसका मतलब प्लस वाला पकड़ना है। तो देखिए ये माइनस का अनंत होता है और ये क्या होता है प्लस का अनंत। अब बताओ इसमें प्लस की वैल्यू 0 से बड़ी मतलब प्लस, प्लस कहाँ है, तो माइनस अनंत से -2 तक है, माइनस अनंत से -2 तक है और आगे भी है, इसलिए बीच में यूनियन लगा देंगे 3 से अनंत तक, ठीक है। सेकंड पार्ट में पूछा है आसमान अंतराल, क्या पूछा है आसमान अंतराल। अब आसमान अंतराल पूछा है तो इसके अंदर क्या होता है, f' की वैल्यू <0 होती है। तो f' की वैल्यू <0 मतलब माइनस की, तो माइनस की कहाँ तक है, -2 से 3 तक है। तो मैं यहाँ से -2 से 3 तक लिख दूंगा, राइट। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। होपफुली आप समझ गए होंगे। आपको क्या करना होगा, संख्या रेखा बनानी है, संख्या रेखा के ऊपर प्लस माइनस का निर्धारण करना है और उसमें से प्लस वाला भाग वर्तमान के लिए हिस्से में जाएगा और माइनस वाला भाग आसमान के हिस्से में जाएगा। ओके, अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए इसमें थोड़ा सा ये यहाँ पे ध्यान से देख लेना, इक्वल टू का साइन है, क्या है इक्वल टू का साइन है, इन सब में ये f(x) बराबर है, ठीक है। तो एक साथ में 5 क्वेश्चन है ABCD, तो आपको 1 बाय 1 इनको सॉल्व करना है। तो तरीका वही है, बस आपको यहाँ पे जो तरीका सिखाया है उसको मजबूत करना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन को फास्ट करना चाहूंगा, तो ध्यान से देखिए। ये आपने लिख लिया, सबसे पहले अवकलन निकालेंगे, तो ये f' निकाला तो कितना आएगा, तो आपको सर 2x + 2 आ जाएगा। अब मैं कहूँगा जस्ट इसको 0 कर दो और यहाँ से क्रांतिक बिंदु निकालोगे तो 2x + 2 को क्या कर देंगे, 2x + 2 को 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, x की वैल्यू -1। जैसे x की वैल्यू -1 आती है तो आप संख्या रेखा बनाते हो और ये -1 यहाँ रख देते हो। अब यहाँ पे देखना है हाईएस्ट पावर का गुणांक कैसा है, शॉर्टकट लगा रहा हूँ बस। हाईएस्ट पावर का गुणांक क्या है, प्लस में, और अगर प्लस में है तो यहाँ प्लस आएगा और पीछे क्या आएगा, माइनस आएगा।
ठीक है। अगर आपको वैल्यू रखनी है तो रख लो, -1 से बड़ा नंबर कोई ले लो, उदाहरण के लिए 0 ले लिया। जैसे 0 में यहाँ रखूंगा तो 0 हो जाएगा, +2 तो प्लस आ रहा है, तो आपको पता भी लगे प्लस पता यहाँ से। अब यहाँ से आपको लिखना है वर्धमान अंतराल। तो वर्धमान अंतराल किसको बोलते हैं? जो प्लस का होता है। तो वर्धमान अंतराल कौन सा है? x बिलोंग टू -1 से लेके अनंत तक। कौन सा अंतराल है? -1 से अनंत तक। अब बताओ हासमान अंतराल कौन सा है? तो हासमान अंतराल का मतलब है जहां से ये लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब माइनस का है, तो माइनस कहां से कहां तक है? माइनस अनंत और ये प्लस अनंत है, तो x बिलोंग टू माइनस अनंत से लेके -1 तक, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ए पार्ट था जो मैंने आपको समझाया। अब बी पार्ट की तरफ आते हैं। तो बी पार्ट के अंदर आपको वही तरीके से सॉल्व करना है। एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 10 -6x और माइनस का 2x स्क्वायर। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो एफ डैश एक्स कितना है? -6 और माइनस का 4x। अब आप क्या करोगे? एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल टू रख लोगे। जैसे मैं 0 के इक्वल टू रखूंगा तो -6 और 4x इक्वल टू 0। तो बताएंगे यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? जब ये सामने ले जाओगे तो सॉल्व करने के बाद माइनस का 3/2 आ जाएगा। अब आप यहाँ से संख्या रेखा बनाओगे। संख्या रेखा के ऊपर नंबर कौन सा है? माइनस का 3/2। एक ही नंबर है तो दो भाग बन गए होंगे, जिसमें ये माइनस का अनंत है और ये प्लस का अनंत है। ठीक है, अब बताओ आपको यहाँ से पता करना है कि प्लस का है और माइनस का है। तो देखिए बड़ी पावर का गुणांक, बड़ी घात का गुणांक कैसा है? नेगेटिव है। और बड़ी घात का गुणांक नेगेटिव है तो हमने शॉर्टकट से याद किया, इस साइड में माइनस आता है और इस साइड में क्या आता है? प्लस आता है। प्लस हो तो राइट साइड में प्लस आएगा और बड़ी घात का गुणांक माइनस का हो तो माइनस आएगा। अब यहाँ से आपको लिखना है वर्धमान अंतराल। ठीक है, तो इन क्वेश्चन के इस क्वेश्चन के अंदर वर्धमान अंतराल का मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी। 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट लेना है। तो पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक चला हुआ है? माइनस अनंत से लेके माइनस के 3/2 तक। अब दूसरा भाग क्या है इसका? हासमान अंतराल। ठीक है, अब हासमान अंतराल अगर आपको देखना है तो इसमें एफ डैश एक्स क्या होगा? लेस देन 0, और एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो एक्स बिलोंग टू क्या आएगा? लेस देन 0 कहाँ है? -3/2 से लेके अनंत तक है, तो -3/2 से अनंत। अब समझ में आए इधर नेगेटिव साइन क्यों लिया है और इधर पॉजिटिव साइन क्यों लिया था? तो ये डिसाइड करता है बड़ी घात का गुणांक। अगर बड़ी घात का गुणांक प्लस है तो राइट में प्लस आता है। बड़ी घात का गुणांक एक्स स्क्वायर बड़ी घात है, इसका गुणांक नेगेटिव है तो राइट साइड में नेगेटिव आता है। ये एक तरह से ट्रिक है जो आप बिना ज्यादा टाइम वेस्ट की सॉल्व कर सकते हो। देखो आगे वापिस हमने वो 6 क्वेश्चन है, इसमें ए और बी पार्ट कर लिए थे। अब आपको ये सी और डी पार्ट यहाँ से देखने। देखिए सी पार्ट समझते हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू आप देखेंगे तो कितना है? माइनस का 2x³ है, माइनस का 9x स्क्वायर है, माइनस का 12x है और प्लस का 1 है। अब बताओ एफ डैश एक्स क्या आएगा? तो जब हम अवकलन करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस का 18x और माइनस का 12 आ जाएगा। वही प्रोसेस है आपका। एफ डैश एक्स को 0 करेंगे। क्यों 0 करेंगे? क्योंकि इसी से परिवर्तन होता है या इन्हीं पॉइंट से परिवर्तन स्टार्ट होता है। तो माइनस का 18x माइनस के 12 इक्वल टू 0। अब बताओ इसमें से -6 कॉमन आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस सब के पद माइनस है तो ये अंदर सारे पद प्लस के हो जाएंगे। अब यहाँ से आप देखोगे तो अंदर ये -6 तो हट जाएगा 0 के कारण से, और अंदर वाले पद के गुणनखंड करेंगे तो 1 और 2 आ जाएंगे प्लस में। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो एक तो -1 आ जाएगी और ये माइनस का 2 आ जाएंगे। अब ये -1 और -2 आ गया। तो अब आपको संख्या रेखा बनानी है। इस पे सबसे पहले कौन सा आएगा? -1 या -2? तो ऑब्वियस है -2 आएगा और फिर -1 आएगा। बन गए पद। अब देखिए यहाँ से जो पार्ट बने 3 बन गए। अब ट्रिक पे आ जाते हैं। बड़ी घात का गुणांक कैसा है? नेगेटिव है, तो इस साइड में नेगेटिव आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका वर्धमान अंतराल कौन सा है? तो वर्धमान अंतराल, अच्छा ये माइनस का अनंत है और इधर क्या है? प्लस का अनंत है। तो वर्धमान जिसको प्लस बोलते हो, तो प्लस तो -2 से 1 तक है, तो आपके x बिलोंग टू -2 से 1 तक। अच्छा अब बताओ हासमान क्या आएगा? हासमान वाला पार्ट क्या आएगा? तो हासमान वाला पार्ट देखेंगे तो माइनस अनंत से लेके -2 तक है और यूनियन
-1 से लेके अनंत तक है, ठीक है, क्योंकि इसमें दो जगह माइनस दिख रहा है तो मैं दोनों ही आंसर में लिखूंगा। तो आपके सामने ये सी पार्ट सॉल्व कर लिया मैंने, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट के अंदर, अच्छा डी पार्ट और ये बी पार्ट दोनों एक जैसे ही देखने में, ठीक। तो बस आप अपना आंसर वेरीफाई कर लेना, मुझे पता है आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू -9 और ये -2x, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे। यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आगे आपको देखने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो ये -9 और -2x इक्वल टू 0, तो बताइए यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बच्चों आ जाएगी -9/2 आगे, तो -9/2 रखेंगे। अब बताओ ये प्लस का इनफाइनाइट है और ये माइनस का इनफाइनाइट है। अब इस साइड में, आगे साइड में क्या आएगा, प्लस है माइनस, तो बड़ी घात का गुणांक देखो माइनस का है, तो इस साइड माइनस आएगा और इस साइड में क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको लिखना है वर्तमान अंतराल। तो वर्तमान अंतराल किसको बोलेंगे, जिसके अंदर प्लस आया है, तो प्लस कहाँ से कहाँ तक है, माइनस अनंत से लेके -9/2 तक है। दूसरे में हासमान अंतराल। अब हासमान अंतराल किसको बोलेंगे, जिसके अंदर माइनस साइन आया है, तो माइनस साइन कहाँ से कहाँ तक है, तो -9/2 से लेके अनंत तक है, ये आपका हासमान अंतराल है। तो डी पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आसान है, इन क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब ये ई पार्ट देखते हैं। तो ई पार्ट के अंदर क्या है, एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा हुआ, तो एफ एक्स इक्वल टू ये x + 1 की पावर 3 और x - 3 की पावर 3, ठीक है। ये दोनों दे रखे हैं आपको, इसको मुझे सॉल्व करना है, वही वर्तमान हासमान अंतराल ज्ञात करने। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो इसमें दो फलन गुणा हो रहे हैं, तो इसमें u × v लगेगा, यानी प्रोडक्ट नियम से अवकलन होगा। तो x - 1 का क्यू एज इट इज रखते हैं और डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर x - 3 का स्क्वायर एज इट इज रखेंगे और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, x + 1 का क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ओके। अब देखिए x + 1 की घात 3, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, तो पावर कितनी होगी, 2, और फिर अंदर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। ऐसे x - 3 का क्यूब और इसमें से घात 3 है तो 3 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी और फिर ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ से मुझे क्रांतिक बिंदु निकालने हैं, लेकिन इससे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब इन दोनों में से देखेंगे तो कॉमन क्या आएगा, तो 3 आ जाएगा और एक देखो यहाँ पे दो पावर दोनों में दिख रही है, तो x - 1 का स्क्वायर और x या -1 नहीं है, ये +1 है और x - 3 का स्क्वायर, ये आ गया कॉमन। अब देखो क्या बचेगा, x + 1 बच जाएगा और यहाँ से x - 3 बच जाएगा, ओके। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x + 1 का स्क्वायर, x - 3 का स्क्वायर और ये अंदर क्या बन गया, तो आप कहोगे सर 2x - 2 बन गया। अब मैं कहूँगा इसमें से 2 फिर से कॉमन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये बार कितना होगा, 6। तो ये x + 1 का स्क्वायर, x - 3 का स्क्वायर और यहाँ पे x - 1, ये आपके पास में f डैश x आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आप यहाँ से क्रांतिक बिंदु निकालने की कोशिश करोगे तो जल्दी से क्रांतिक बिंदु निकल जाएगी, ठीक है। तो हम क्रांतिक बिंदु किसको बोलते हैं, जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है या अनडिफाइंड होता है। तो f डैश x को 0 करेंगे तो देखिए x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, एक -1 आ जाएगी, एक 3 आ जाएगी और एक +1 आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी। भाई इस वाले से क्या आ जाएगा, इसको 0 करोगे तो -1 आ जाएगा, यहाँ से करेंगे तो 3 आ जाएगा और इधर से 1 आ जाएगा। अब मेन काम जो आपको यहाँ से समझना है वो देखिए, संख्या रेखा बनाना। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, फिर देखेंगे तो 1 आ जाएगा और उसके बाद में क्या आ जाएगा, 3। तो इसके कितने पार्ट बनेंगे, देखो कितने पार्ट बन गए, आप इसमें देखोगे तो 4 पार्ट बन गए। कितने पार्ट बन गए, 4 पार्ट। अब इन 4 पार्ट के अंदर किस जगह पे प्लस माइनस आएगा वो आपको यहाँ से समझना है, वो इम्पोर्टेंट है।
तो अब यहाँ से मैं आपको जो समझा रहा हूँ उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना, ठीक है। अब देखो ये तो पॉजिटिव है, ये कैसा है, पॉजिटिव है। ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है क्योंकि इसके ऊपर पावर 2 है और इसके ऊपर भी पावर 2 है, यानी ये भी प्लस का है, यानी ये तो प्लस 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 सब प्लस की संख्या है। अब आपको इसके बारे में पता करना है कि ये कब प्लस का रहेगा और कब माइनस का रहेगा, क्योंकि अब डिसाइड यही करेगा कि ये एफ डैश एक्स कब प्लस का होगा और कब माइनस का होगा। 6 पॉजिटिव संख्या है, x प्लस 1 का वर्ग है इसलिए पॉजिटिव है, x माइनस 3 का वर्ग है इसलिए पॉजिटिव। जिस किसी संख्या के ऊपर घात 2 आ जाती है तो वो तो हमेशा क्या होता है, प्लस का ही होता है। तो अब मेरा जो भी साइन चेक करेंगे वो मैं x माइनस 1 से चेक करूंगा, ठीक। अब आप x माइनस 1 के साथ में वैल्यू रखोगे, इन पे वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है एस, क्योंकि ये तो नंबर ऑलवेज पॉजिटिव है और पॉजिटिव को किसी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा और पॉजिटिव किसी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी अल्टीमेट जो साइन होगा प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, उसको डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा, ये क्या करेगा, डिसाइड करेगा। अब देखो 3 से बड़ा एक नंबर ले लेते हैं, उदाहरण के लिए मैंने 4 लिए, यहाँ पे वो सारा कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है हाईएस्ट पावर वाला, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बेसिक से चलना पड़ेगा, तो कोई भी नंबर ले लेंगे तो 3 से बड़ा, उदाहरण के लिए मैंने नंबर ले लिया 4, यहाँ पे 4 है, इस 4 को यहाँ रखेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, 4 माइनस 1 प्लस की आ रही है, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे प्लस लिख रहा हूँ। ये समझ में आया प्लस कैसे लिखा है। 3 से बड़े नंबर पे x माइनस 1 क्या होगा, प्लस का ही होगा। अच्छा 1 और 3 के बीच में भी ये वाली वैल्यू क्या रहने वाली, प्लस की रहने वाली। कैसे, 1 और 3 के बीच में उदाहरण के लिए मैंने 2 ले लिया, 2 को मैं यहाँ रखूंगा तो 2 माइनस 1 क्या आ रहा है, प्लस का ही आ रहा है। तो इस जगह भी क्या लगेगा, प्लस का रहेगा। कैसे पता लगा, 1 और 3 के बीच का एक नंबर ले लिया, उस नंबर को यहाँ रखा है, ये पीछे वाले में रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो पॉजिटिव रहेंगे। माइनस और 1 और 1 के बीच में, माइनस 1 और 1 के बीच में 0 ले लो और माइनस 1 और 1 के बीच में 0 को मैं यहाँ रखूंगा इस जगह पे जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, तो 0 माइनस 1 क्या आएगा, माइनस, इस जगह पे माइनस हो जाएगा। और इसके पीछे नंबर पे रखोगे तो भी ये क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। तो ये इस तरह से आपको यहाँ से पता लग गया कि प्लस कहाँ आ रहा है और माइनस कहाँ पे आ रहा है। कोई दिक्कत, एक बार फिर से समझ लो। यहाँ से बड़ा नंबर 3 से बड़ा लेंगे तो यहाँ रखते प्लस का आ रहा है इसलिए ओवरऑल प्लस। 1 और 3 के बीच में नंबर उदाहरण के लिए मैंने ले लिया 1.5, 1.5 रखोगे तो भी प्लस का आ रहा है तो प्लस ले लिया। माइनस 1 और 1 के बीच में क्या आएगा, नेगेटिव। कैसे पता लगा, माइनस 1 और 1 के बीच में 0 आता है तो 0 को यहाँ रखेंगे तो 0 माइनस 1 नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव और पीछे भी नेगेटिव आएगा कोई नंबर के लिए, ठीक है। अब आप यहाँ से पार्ट लिख लो, वर्तमान अंतराल, कौन सा अंतराल, वर्तमान अंतराल। अब बताओ वर्तमान अंतराल लिखेंगे तो एफ डैश एक्स क्या पकड़ना है आपको, ग्रेटर देन 0। अब बताओ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कहाँ है, जिसमें प्लस है, तो प्लस कहाँ तक है, तो 1 से 3 तक है और फिर 3 से लेके अनंत तक है, ठीक। तो ये वर्तमान अंतराल है। इसमें आप डायरेक्टली 1 से इनफाइनाइट नहीं लिख सकते हो, मैंने पहले बोला है यहाँ पे एनसीईआरटी के अनुसार जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसके अंदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के अंदर इक्वल टू 0 शामिल नहीं है, यानी ये नंबर जो 3 है इस 3 को शामिल नहीं कर सकते। 3 पे तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह 3 रखो, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन हमें तो चाहिए ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं है, इसलिए यहाँ पे 1 से 3 और 3 से अनंत आ जाएगा। अच्छा बी पार्ट, अगर मैं लिखूं आसमान अंतराल क्या आएगा, आसमान अंतराल लिखेंगे तो एफ डैश एक्स क्या लिखा जाएगा, लेस देन 0 और एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो x बिलोंग टू, पहला अंतराल आएगा माइनस अनंत इनफाइनाइट से -1 और फिर यूनियन -1 से +1। आप डायरेक्टली माइनस इनफाइनाइट से 1 नहीं लिख सकते क्योंकि -1 पे 0 भी हो रहा है, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन कई बच्चों को डाउट में रहता है, मैंने कोशिश करी है अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन के अंदर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा जा रहा है, ये फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग है तो वो अपने संपूर्ण प्रांत की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, देखो इस लाइन को अच्छे समझने की कोशिश करो, संपूर्ण प्रांत के अंदर, पूरे प्रांत के अंदर ये वर्तमान फलन है, ऐसा आपको सिद्ध करना है। तो पहले बताओ इसका प्रांत क्या है, तो ये जो लिख रखा है ये इसका प्रांत है, ठीक है, ये जो साथ में लिखा है ये क्या है, प्रांत है। आपको पता है फलन जब भी दिया जाता है तो हमेशा लॉग के रूप में अगर फलन दे रखा होगा
तो उसके साइड में प्रांत जरूर दे रखा होता है, क्योंकि लॉग हर किस जगह पे डिफाइंड नहीं होता है, वो एक स्पेसिफिक या फिक्स प्रांत के अंदर ही परिभाषित होता है। तो ये इसका प्रांत है, यानी मुझे ये जो फलन दे रखा है जिसको मैं वाई या एफ एक्स बोलूँ, एक ही बात है, वाई या एफ एक्स एक ही बात है। तो एफ एक्स बराबर क्या है, 1 + log x माइनस 2x अपॉन 1 + x। ये मुझे सिद्ध करना है कि वर्तमान फलन है इस इंटरवल में। यानी ऐसे भी कह सकते हो कि ये जो फलन दे रखा है, इस फलन का अवकलन आप करोगे तो उस अवकलन का जो साइन आएगा, क्या आएगा, अवकलन का साइन आएगा, वो धनात्मक पॉजिटिव आएगा इस इंटरवल में। भाई आप बताओ, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, ऐसा आपको सिद्ध करना है, तो क्या बताना पड़ेगा। अगर मुझे इंक्रीजिंग सिद्ध करना है, इसके लिए आपको बस इतना बताना है कि इस फलन का जो अवकलन है वो 0 से बड़ा है। कहाँ पे, अपने प्रांत में, जो इसमें सामने लिखा हुआ है। तो अब मुझे ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधा इसका फलन का अवकलन करना है, और अवकलन करने के बाद आपको बताना है कि ये 0 से बड़ा आता है। ठीक है, तो अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, लॉग का अवकलन 1/x होता है, लेकिन यहाँ पे 1 + x है, तो 1/1 + x माइनस, अब ये u/v से अवकलन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको u/v वाला लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो 1 + x² और यहाँ पे 1 + x एज इट इज d/dx 2x के पास पहुंच जाएगा, फिर 2x एज इट इज रखेंगे और d/dx 1 + x के पास जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, u/v से डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो 1/1 + x माइनस, अब देखो यहाँ पे ये 1 + x है, 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 2, फिर 2x एज इट इज और 1 + x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1, और ये आपका 1 + x का वर्ग है। यहाँ पे आपको जो मेहनत करनी है वो डिफ्रेंशिएशन फाइंड करने में मेहनत करनी है, बस और कुछ नहीं है। तो 1/1 + x, अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो ऊपर से कितना आएगा, 2x आएगा और प्लस का 2 आएगा, ये कट जाएगा। तो अगर आपको थोड़ा सा डायरेक्टली समझ में आता है तो ये बचेगा 1 + x का वर्ग और ऊपर 2 बच जाएगा। अब इसको आपको फर्दर सॉल्व करना है, तो अब आप एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो 1 + x आ जाएगा और 1 का आएगा, यहाँ पे क्या था, सॉरी अब थोड़ी सी गलती होगी बच्चों। गलती ये है कि मैंने 1 + x बार बार ले लिया, ये 1 + x नहीं था, यहाँ पे कितना था 2 + x था। तो यहाँ पे देखेंगे इस जगह पे ये 1 दिख रहा है, इस 1 की जगह कितना है 2 है। ठीक है, ये यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं, इसको सही कर लेते हैं। ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इस जगह पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है और इस जगह पे भी 2 है। अब बताओ यहाँ पे कितना बचेगा, तो 2x से 2x तो कट जाएगा, 4 बच जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे, 4 बच जाएगा। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप आगे देखिए और बताओ मुझे 2x का वर्ग, तो यहाँ पे 2x का वर्ग और -4 और 1 + x। अब आप यहाँ से आगे देखोगे तो 2x का वर्ग ब्रैकेट से बोलेंगे तो 4 + 4x + x² -4 माइनस का 4x और नीचे आ जाएगा 1 + x और 2 + x का वर्ग। अब देखिए 4 और ये इससे कट जाएगा, तो ये ओवरऑल क्या बचा है, x² बच गया, 1 + x बच गया और 2 + x का वर्ग बच गया। मतलब यहाँ तक ठीक है, क्या तक आगे। अब यहाँ से आपको बताना है कि ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है। क्या बताना है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ऐसा आपको सिद्ध करना है। ठीक है, क्योंकि वर्तमान सिद्ध करना है इस इंटरवल में, यानी इस जगह पे ये f' आया है, ये 0 से बड़ा है, इतना बताना है बस आपको। तो आप यहाँ पे लिखोगे अंतराल x > -1 के लिए। अब देखिए यहाँ पे कितने भाग हैं, 1 2 और 3, कितने भाग हैं 3, f' के 3 पार्ट है, तो एक एक को पकड़ते हैं। x² क्या रहेगा, तो आप कहोगे x² तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, बिल्कुल सही बात है। अब मैं कह रहा हूँ जिसके ऊपर 2 घात है उसको तो आप चेक करो या मत करो, उसको तो हमेशा पॉजिटिव रहता है।
तो ये 2x प्लस 1 ये भी क्या होता है, पॉजिटिव रहता है, क्योंकि घात 2 है। क्यों, समघात, क्यों कारण है, समघात के कारण। अब आपके पास में बचा 1 प्लस एक्स। अब बताओ 1 प्लस एक्स क्या होगा। 1 प्लस एक्स, इस नंबर से बड़ा कोई नंबर रखोगे तो 1 प्लस एक्स भी 0 से बड़ा ही आएगा। आप चेक कर लो, -1 से बड़ा नंबर लो, 0 0 को यहाँ रखेंगे तो 1 प्लस 0 पॉजिटिव है। तो अगर x ग्रेटर देन -1 है तो इसमें ये अंश वाले पार्ट भी पॉजिटिव है, हर के 2 पार्ट हैं, इसमें से ये वर्ग है इसलिए पॉजिटिव है, और ये वाली वैल्यू x की वैल्यू -1 के लिए क्या है, पॉजिटिव है। तो ये तीनों पॉजिटिव नंबर हैं, इसका मतलब आपका f डैश x के अंदर सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। f डैश x क्या आएगा, f डैश x कैसा आएगा, ये पॉजिटिव ही आएगा। या आप ऐसे कह सकते हो f डैश x की वैल्यू क्या आएगी, 0 से बड़ी आ जाएगी। कैसे पता लगा, ये प्लस का है, ये नीचे वाला प्लस है, ये प्लस है, सब प्लस की संख्या है, वो किसके बराबर है, f डैश x, यानी f डैश x 0 से बढ़ रहा है। अब f डैश x 0 से बड़ा है तो fx क्या है मेरा, f डैश x 0 से बड़ा है, इसका मतलब fx एक वर्तमान फलन है। तो मैं ये जो वर्तमान वाली बात बोल रहा हूँ वो केवल इस अंतराल में बोल पा रहा हूँ, हमेशा थोड़ी बोल पा रहा हूँ। इस अंतराल में तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, तो आपको यहाँ से पता लग गया कि ये फलन एक वर्तमान है। जब, कब वर्तमान है, जब मेरा x -1 से बड़ा है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर आपको सॉल्व करना था। तो जो कुछ आपकी यहाँ पे मेहनत थी बच्चों, वो किस पार्ट में मेहनत थी, फलन का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने में थी। अगर आप डिफरेंशिएशन अच्छे से फाइंड आउट कर लेते हैं तो लास्ट में आपको चेक क्या करना था, f डैश x की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, ये आपको चेक करके या प्रूव करके बताना था, राइट। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में x के उन मानों के लिए फलन एक वर्तमान है, यानी यहाँ पे अंतराल पूछा जा रहा है। तो आपको इसको सॉल्व करने का तरीका पिछले वाले की तरह लेके चलना है। जब भी मुझे y दे रखा होगा तो मैं उसको fx में कन्वर्ट कर लिया करो, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये x -2 का वर्ग है। अब ये कह रहे हैं कि वर्तमान फलन है तो किस x के लिए, ठीक है, x के मानों को ज्ञात करना है। क्या करना है, x के मानों को ज्ञात करना है। x के मान ज्ञात करने का मतलब है आपको अंतराल ज्ञात करना है। क्या करना है, अंतराल ज्ञात करना है। तो अंतराल कैसे ज्ञात करते हैं बताओ। पिछले क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, अंतराल के लिए तो आपको क्या करना होता है, क्रांतिक बिंदु वगैरह निकालने होते हैं। तो देखिए f डैश x निकालेंगे, तो हमेशा आपको सिखाया है कि f डैश x निकालते हैं तो घात आगे आती है, तो 2 आगे आ जाएगा, और ये x और x -2, ठीक है। और ये डिफरेंशिएशन किसके पास पहुंच जाएगा, अंदर कौन है, x और x -2 इसके पास पहुंच जाएगा, ठीक। अब आप ऐसे भी इसको लिख सकते थे कि ये पहले मल्टीप्लाई करते थे फिर घात 2 लिखते हैं, लेकिन अभी समझ में आ गया, मैंने 2 आगे ले लिया और फिर अंदर वाले पार्ट को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ ताकि मुझे गुणनखंड में दिक्कत नहीं आएगी। तो 2x x -2, अब देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें तो ये x² -2x है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x -2 आ जाएगा। अरे ये अंदर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, x और x -2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, x² -2x। अब डिफरेंशिएट करो, आसान से हो जाएगा। तो x² का डिफरेंशिएशन 2x और 2x का 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा मैं आगे सिंप्लीफाई करता हूँ, तो इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, बाहर हो जाएगा 4 x -2 और ये अंदर हो जाएगा x -1, क्या हो जाएगा ये x -1। यहाँ समझ में आ गया। अब वही स्टेप f डैश x को 0 करेंगे। जैसे मैं f डैश x को 0 करूंगा तो मेरे पास में x की वैल्यू 0 आएगी, इसकी वजह से यहाँ से 2 आ जाएगी और तीसरे वाले से क्या आ जाएगी 1। इन तीनों वैल्यू को आपको संख्या रेखा पे रख लेना है। तो संख्या रेखा पे रखेंगे तो पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा और देन 2 आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो कुछ आपके पास में आई वैल्यू है इसमें क्या है, बड़ी घात का गुणांक तो आप कैसे भी गुणा कर लो, कैसे भी इसको गुणा करेंगे तो बड़ी घात का गुणांक क्या आएगा, प्लस आएगा। और हमेशा ध्यान रखना बड़ी घात का गुणांक प्लस है, इधर प्लस आता है फिर माइनस आता है फिर प्लस और फिर माइनस, ये 2 नंबर है, ठीक है। इस साइड में अनंत होता है और यहाँ पे माइनस अनंत होता है। यहाँ तक समझ में आएगा, कोई दिक्कत। ये मैंने गुणांक कैसे पता किए, ये आपको यहाँ पे पार्टीशन पता है। अब वर्तमान चाहिए, क्या चाहिए, वर्तमान अंतराल। तो वर्तमान अंतराल किसको बोलते हैं, जिसमें f डैश x क्या हो, 0 से बड़ा हो। अब f डैश x 0 से बड़ा है
एक तो 0 से 1 के बीच में है और एक 2 से अनंत के बीच में। तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ आपका? एक हो जाएगा 0 से 1 यूनियन, अगला हो जाएगा 2 से अनंत तक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर x के मान जहाँ पे वर्तमान है 0 से 1 है और 2 से अनंत तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब आपको करना है सिद्ध। जब कभी किसी क्वेश्चन को सिद्ध करना होता है तो वहां पे अपन क्या करते हैं, संख्या रेखा नहीं बनाते हैं, वहां पे केवल उस फलन के डिफरेंशिएशन यानी अवकलन का साइन बताते हैं। अगर वर्तमान सिद्ध करना है तो अवकलन का साइन पॉजिटिव है ऐसा प्रूव करेंगे, और आसमान सिद्ध करना है तो अवकलन नेगेटिव है ऐसा प्रूव करोगे। तो ये क्वेश्चन के अंदर क्या होना चाहिए, पहले बताओ। आपको y दे रखा है तो मैं इसको एफ एक्स लिखूंगा, लेकिन ये थीटा का फलन है। किसका फलन है? थीटा का। तो उसको सही से तो लिखना जाए तो एफ थीटा लिखा जाएगा। अब बताओ एफ थीटा क्या है, तो 4 साइन थीटा बटे में 2 प्लस कॉस थीटा और माइनस का थीटा है। ये माइनस का थीटा ध्यान रखें। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है? डिफरेंशिएट होगा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो अब इसको लिखोगे आप एफ डैश थीटा। अब तक एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे। अब ये u बटे v जैसा दिख रहा है तो इसमें u अपॉन v का नियम लगाएंगे। तो 2 प्लस कॉस थीटा एज इट इज और डी बाई डी थीटा किसके पास पहुंच जाएगा? 4 साइन थीटा के पास, माइनस 4 साइन थीटा एज इट इज और डी बाई डी थीटा पहुंच गया किसके पास? 2 प्लस कॉस थीटा के पास, अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस डी बटे डी थीटा और एक थीटा। तो इसका अवकलन भी होगा थीटा के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन निकालना स्टार्ट। जहाँ सिद्ध करना होता है वहां पे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं एफ डैश एक्स या एफ डैश थीटा को। देखिए 2 प्लस कॉस थीटा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा? 4 कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, माइनस ये 4 साइन थीटा और ये 2 प्लस कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का साइन थीटा आ जाएगा। क्या आएगा? माइनस का साइन थीटा। और नीचे वाला पार्ट लिखेंगे तो 2 प्लस कॉस थीटा का वर्ग। अब डी थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो जैसे मैं लघुत्तम लूंगा तो पहले इधर मल्टीप्लाई करते जाओ और लघुत्तम के साथ में लेके जा रहे हैं। तो 4 इससे गुना होगा तो कितना होगा? 8 कॉस थीटा हो जाएगा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 साइन स्क्वायर थीटा। और इस लघुत्तम लेंगे तो इस 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? 2 प्लस कॉस थीटा का वर्ग मल्टीप्लाई होगा। ओके, ये स्टेप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत? 2 प्लस कॉस थीटा का वर्ग। अब ध्यान समझना, नेक्स्ट स्टेप एफ डैश थीटा निकालेंगे तो ये पार्ट तो कितना हो जाएगा? ये वाला पार्ट देखेंगे, ये पार्ट कितना हो जाएगा? दोनों मिल गए। ये तो मेरा 4 कॉमन लेने के बाद कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 4 हो जाएगा। ये मैंने जो ऊपर हाईलाइट कर रखा है ये एक्चुअली 4 के बराबर है, ये 4 हो गया। माइनस इसके ब्रैकेट को लेकर कितना आएगा? 4, सारे प्लस के पद है, बार माइनस है तो सारे माइनस में बोलेंगे। तो माइनस के 4 कॉस थीटा और ये माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे 2 प्लस कॉस थीटा का वर्ग। अब देखेंगे यहाँ पे इस जगह पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाना। अब देखिए ये जो वैल्यू मेरे पास में आ रही है ये एफ डैश थीटा की वैल्यू आ रही है। अब यहाँ से ये 4 से 4 तो कट गया, ये 8 में से 4 कॉस थीटा जाएगा तो कितना बचेगा? आप कहो 4 कॉस थीटा बच जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा और नीचे कितना है? 2 प्लस कॉस थीटा का वर्ग। एक स्टेप और देख लो। अब बताओ इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? तो आप लोग सिर्फ कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो अंदर बच जाएगा 4 कॉस थीटा, 4 माइनस कॉस थीटा और नीचे 2 प्लस कॉस थीटा का वर्ग।
अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास में डिफरेंशिएशन या सॉल्व होने के बाद में। अब मुझे इसका साइन चेक करना है और वर्तमान सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? वर्तमान सिद्ध करना है। तो वर्तमान सिद्ध होने के लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही, ये आपको सिद्ध करनी है। ठीक है, अब सिद्ध करनी है यानी ये आपको पता चलना चाहिए कि वैल्यू 0 से बड़ी है। तो देखिए अंतराल, कौन से अंतराल जो क्वेश्चन में दे रखा है, अंतराल क्या दे रखा है? अंतराल यहाँ पे थीटा का है, थीटा की वैल्यू 0 से π/2 है। अच्छा, ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? तो आपको सर फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यानी पहला चतुर्थांश है क्या नहीं? अब पहले चतुर्थांश के अंदर बताओ cos थीटा क्या होता है? तो आपको पहले चतुर्थांश में cos क्या सब पॉजिटिव होते हैं, तो cos थीटा भी पॉजिटिव है। चलो ठीक है, इस अंश के इस एफ डैश एक्स के अंदर 3 पार्ट है, एक cos है, एक 4 माइनस cos थीटा है और एक 2 प्लस cos थीटा का वर्ग है। अब बताओ 4 माइनस cos थीटा क्या होगा? तो 4 माइनस cos थीटा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्यों? 4 माइनस cos थीटा ये ऐसा है, ये 4 माइनस cos थीटा दिख रहा है, 4 माइनस cos थीटा ये क्या है? पॉजिटिव है। कैसे पता लगा कि cos थीटा की औकात कितनी होती है? -1 से 1। अब 4 में से अगर -1 से 1 घटाओगे तो क्या आएगा? 4 में से -1 से 1 घटाएंगे तो 5 से 3 आ जाएगा। 4 में से -1 से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 से 3, तो पॉजिटिव है। और नीचे वर्ग लगा हुआ है, तो वर्ग को तो हमेशा एक आशीर्वाद मिला रहता है कि तुझा जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये प्लस का, ये प्लस, ये प्लस और ये सब प्लस है। तो आपका एफ डैश थीटा क्या है? आपको एफ डैश थीटा प्लस है, और एफ डैश थीटा प्लस है तो एफ क्या है? आपको भी वर्तमान है। जिसका एफ डैश पॉजिटिव आता है उसका एफ क्या होता है? जिसका एफ डैश पॉजिटिव आता है वहां पे फलन कैसा होता है? वर्तमान होता है। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि वर्तमान फलन है। कैसे सोल्व किया समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ से डिफरेंशिएट करना था, डिफरेंशिएशन करने के बाद में जो पार्ट आया था उसकी वैल्यू चेक करके बतानी है प्लस की आई की माइनस की। तो आपको इंडिविजुअली एक एक पार्ट को देखना होता है दिए गए अंतराल के अंदर। तो ये सवाल जो आपका 9th है और ये हमने जो 8 सवाल किया था, ये दोनों ही एक ही तरह के सवाल है। ठीक, तो होपफुली आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिद्ध करना है कि लघुगणक फलन यानी लॉगरिथम जो फलन होता है वो कैसा होता है? एक वर्तमान फलन होता है। तो बताओ लघुगणक फलन को आप सब लोग जानते हैं, जिसको हम log x बोलते हैं। क्या बोलते हैं? log x बोलते हैं। तो log x जो फलन होता है ये एक वर्तमान फलन है, ऐसा आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो log का जो प्रांत होता है ये क्या होता है? 0 से बड़ा होता है, पता है? तो इसको मैं दो तरीके से प्रूव कर सकता हूँ। मेथड फर्स्ट, मेथड फर्स्ट क्या कहता है कि आप log का ग्राफ जानते हो तो ग्राफ बना दो। तो log का ग्राफ ऐसा होता है बच्चों, ये वाली वैल्यू 1,0 होती है। अब इस ग्राफ को देख के ऐसा स्टार्ट होता है। अब इस ग्राफ को देख के आप कह सकते हो कि ग्राफ कैसा है? वर्तमान टाइप का ग्राफ है। कैसा है ग्राफ? है वर्तमान टाइप का ग्राफ। ठीक है, तो ये ग्राफ से पता लग गया। दूसरा तरीका डिफरेंशिएशन वाला मेथड सेकंड में क्या कहते हैं? एफ एक्स आपको दे रखा है log x, जिसमें ये ध्यान रखना होता है x ग्रेटर देन 0 एंड log केवल पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखोगे। और क्वेश्चन में लिखा भी है x ग्रेटर देन 0, ये जो लिखा है ये वाली वैल्यू ये ए पे। अब बताओ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो log का डिफरेंशिएट कितना होता है? 1/x। अब x बिलोंग टू 0 से अनंत में 1/x क्या होता है? 0 से बड़ा, और 1/x 0 से बड़ा है तो एफ एक्स क्या है? एफ डैश एक्स 0 से बड़ा। तो 0 से अनंत में पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो 1/x भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, और 1/x पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, और एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो एफ एक्स क्या है? वर्तमान फलन है। कैसा फलन है? वर्तमान फलन है। तो समझ गए होंगे क्या करना है। यहाँ पे ग्राफ से भी आप हेल्प ले सकते हो, और ग्राफ अगर नहीं पता है तो आप डिफरेंशिएशन की हेल्प लेके भी बता सकते हो कि ये डिफरेंशिएशन 1/x है, और 1/x इस अंतराल में कैसा है? ग्रेटर देन 0। तो आप देख लो जहां पे मुझे सिद्ध करना होगा वर्तमान या आसमान, तो वहां पे मैं एफ डैश एक्स निकालता हूँ, और फिर एफ डैश एक्स का जो साइन होता है वो पता करने की कोशिश करते हैं, वर्तमान के लिए प्लस में आ रहा है। ओके, तो बस इस क्वेश्चन में इतना सही था। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको एफ एक्स दे रखा है। क्या दे रखा है? x² - x + 1। अब आपको
सिद्ध करना है कि -1 और 1 के बीच में ना तो वर्तमान है ना आसमान है। सिद्ध करना है कि न वर्तमान है ना आसमान है। हम न तो वर्तमान है ना आसमान का मतलब है आधे में बढ़ रहा होगा और आधे में घट रहा होगा, ऐसा कुछ इसके अंदर डबल बिहेवियर होगा। उसके अंदर दो तरह के लक्षण होंगे, बढ़ने वाला भी और घटने वाला भी। अब बताओ x² - x+1 है तो f डैश x क्या आएगा? f डैश x यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा? 2x - 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इस अंतराल की बात करनी है, तो यहाँ पे मैं इसको दो तरीके से कह सकता हूँ। कैसे कह सकता हूँ? आप या तो संख्या रेखा बना दो और संख्या रेखा के अंदर इस इंटरवल में आधे में प्लस आ रहा है आधे माइनस आ रहा है इतना बता दो। तो मैं उसको ऐसे सॉल्व करूंगा, f डैश x को 0 बताएंगे तो 2x - 1 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। अब देखो पिछले सब क्वेश्चन में तो हम संख्या रेखा बनाते थे, वो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक बनाते थे, लेकिन यहाँ पे मुझे केवल इस अंतराल की परमिशन है। तो यहाँ पे मैं जो संख्या रेखा बनाऊंगा वो -1 से लेके +1 तक ही बनेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे इसको स्टडी करना है, इससे बाहर जाना ही नहीं। और क्रांतिक बिंदु कितना है मेरा? 1/2। क्रांतिक बिंदु कितना है? 1/2। तो 1/2 रख दिया। अब बताओ बड़ी पावर का गुणांक कैसा है? प्लस है, और प्लस है तो इस 1/2 के आगे प्लस आएगा और फिर क्या आएगा? माइनस आएगा। इस समझ में आ गया? अगर यहाँ से नहीं पता लग रहा है तो 1/2 से बड़ा नंबर ले लो कोई, या 1/2 से छोटा नंबर ले लो। तो 1/2 से छोटा नंबर 0, 0 यहाँ रखेंगे तो ओवरऑल माइनस आ रहा है, तो 0 यहाँ होगा, इसके सामने माइनस रख दिया, कोई दिक्कत? अब बताओ आप देखोगे तो इसमें वर्तमान कहाँ पे? वर्तमान अंतराल, तो वर्तमान अंतराल है आपका 1/2 से लेके 1 तक। और हासमान कहाँ है? तो हासमान अंतराल है आपका -1 से लेके 1/2 तक। अब बताओ ओवरऑल क्या हुआ? यहाँ से लेके यहाँ तक तो घट रहा है फिर बढ़ रहा है, तो इस पूरे में क्या बोलेंगे? तो पूरे में बोलेंगे x बिलोंग टू -1 से 1 में ना तो वर्तमान है और ना ही आसमान है। इसमें ना तो वर्तमान है और ना ही आसमान है, ऐसा आप इसमें बोल सकते हो, क्योंकि इसमें डबल बिहेवियर आ रहा है, आधे में बढ़ रहा है आधे में घट रहा है। तो आप पूरे में नहीं कह सकते कि इसमें पूरे में ये बढ़ता हुआ है ये घटता हुआ है। हमेशा ध्यान रखना, अगर एक गिवन अंतराल के अंदर कुछ भाग में बढ़ता है और कुछ भाग में घटता है तो ओवरऑल ये न तो वर्तमान कहलाता है न आसमान कहलाता है उस अंतराल। अब छोटे छोटे क्वेश्चन देखते जाएंगे फटाफट से। हाँ देखिए, यहाँ पे एक फलन दे रखा है, फलन क्या? अंतराल दे रखा है, और आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा आसमान है। ठीक है, तो आपको जब कभी अंतराल के अंदर वर्तमान या आसमान चेक करना होता है तो सीधी सीधा है, यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इन ऑप्शन के डिफरेंशिएशन की बात करनी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में जो फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है? cos x है। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करूंगा, तो डिफरेंशिएशन cos x का क्या आएगा? माइनस का sin x आ जाएगा। अब बताओ sin x की वैल्यू, अब बताना कि sin x की वैल्यू x बिलोंग टू 0 से π/2 में आपका sin x क्या होता है? तो आप कहोगे sin x तो 0 से बड़ा होता है। मैं कहूँगा माइनस sin x क्या होता है? तो आप कहोगे माइनस से गुणा करने पे समीका उल्टी हो जाती है। तो sin x 0 से बड़ा है तो माइनस sin x क्या होगा? 0 से छोटा है, और माइनस sin x का मतलब है f डैश x 0 से छोटा है। भाई sin x 0 से बड़ा है 0 से π/2 में, लेकिन यहाँ तो माइनस से गुणा है, तो माइनस से गुणा करने पे समीका उल्टी हो जाती है, और ये माइनस sin x खुद किसके बराबर? f डैश x, तो f डैश x लेस देन 0 है, और f डैश x लेस देन 0 है, तो fx आपका कैसा है? तो आपको fx मेरा आसमान है। fx कैसा है? आसमान है। अब क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सा फलन आसमान है, तो fx आसमान है, यानी fx बराबर cos x कैसा है? आसमान है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब आप बाकी ऑप्शन को भी 1 बाय 1 करके चेक कर सकते हो। बाकी ऑप्शन के अंदर भी क्या करेंगे? आप चेक करेंगे, तो आप बी ऑप्शन के अंदर देखो fx इक्वल टू क्या दे रखा है? cos 2x दे रखा है, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या आएगा? तो इसका आ जाएगा sin 2x इंटू 2। अब बताओ sin 2x क्या होता है? x बिलोंग टू 0 से π/2। तो ये जो sin 2x होता है क्या होता है? sin 2x
0 से पाई बाई 2 में, तो 0 से पाई बाई 2 में साइन 2x की वैल्यू क्या होगी बताओ, बिल्कुल सोच के। साइन 2x की वैल्यू 0 से ज्यादा रहेगी। अब साइन 2x की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो माइनस साइन 2x की वैल्यू क्या रहेगी, 0 से कम रहेगी। आप इसमें से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और साइन 2x की वैल्यू 0 से 0 से कम है तो 2 से गुणा करने की 0 से कम ही रहेगी। और ये 0 से कम है, इसका मतलब ये एफ डैश एक्स। चलिए इसको एफ मत बोलो, इसको नाम दे देते हैं जी डैश एक्स। क्या नाम दे देते हैं, जी एक्स, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑलरेडी नाम दे चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जी डैश एक्स कैसा है, लेस देन 0। और जी डैश एक्स लेस देन 0 तो जी कैसा है, ये भी आसमान है। ये फलन क्या हो जाएगा, आसमान। तो ये वाला भी फलन क्या हो जाएगा, आसमान टाइप का हो जाएगा। अब सी पार्ट रहेगा, सी में एच मान लेता हूँ। अब आप cos 3x को खुद सॉल्व करने की कोशिश करोगे, वो भी आसमान ही आएगा। ठीक है, तो ये 10x है। अब एच डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, तो 10 का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स। अब बताओ x बिलोंग टू 0 से पाई बाई 2 में, ये तो वर्ग है, तो किसी का वर्ग तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, तो sec स्क्वायर एक्स क्या होगा, 0 से बड़ा। और sec स्क्वायर एक्स 0 से बड़ा है तो h का आउटलन 0 से बड़ा है, और h का आउटलन 0 से बड़ा है तो hx कैसा है, वर्तमान है। कैसा है, वर्तमान है। तो ये तो वर्तमान है, इसका मतलब ये करेक्ट गलत हो जाएगा। और ये भी आप चेक करना, ये भी सही आएगा। क्या आएगा, ये भी सही आएगा। तो आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें से कौन सा आसमान है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही आसमान टाइप के, तीनों कैसे आसमान है। ओके, तो वर्तमान आसमान किसी अंतराल में चेक करने हो तो उसका अवकलन का साइन चेक किया जाता है। ये आप इतने क्वेश्चन से समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर आपको एफ एक्स दे रखा है। क्या दे रखा है, एफ एक्स, एक्स की पावर 100 साइन एक्स और माइनस का 1 दे रखा है। मैंने बोला है आपको जब कभी भी चेक करना होता है तो निम्नलिखित अंतराल में से किस अंतराल में आपको पता करना है कि ये दिया गया फलन हासमान है। अंतराल के अंदर हासमान चेक करना है तो आप अवकलन तो पहले निकालोगे, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 एक्स की पावर 99 और साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस, और 1 का अवकलन तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 100 एक्स की पावर 99 प्लस कॉस एक्स आ जाएगा। अब आप ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए के अंदर अंतराल क्या दे रखा है, 0 से 1। अब बताओ 0 से 1 में, 0 से 1 के अंदर x की पावर 99 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और cos x भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो 0 से 1 तो धनात्मक संख्या होती है, तो इसमें 0 से 1 में x की पावर 99 0 से बड़ा होता है। cos x देखें तो ये भी 0 से बड़ा होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो भी 0 से बड़ा आएगा, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, 0 से बड़ा। और एफ डैश एक्स 0 से बड़ा तो एफ एक्स क्या आएगा, एफ एक्स आ जाएगा वर्तमान। ठीक है, हमें तो आसमान पूछा है तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन बी को पकड़ लेते हैं। ऑप्शन बी के अंदर क्या है, एक्स बिलोंग टू पाई बाई 2 से पाई तक है कि नहीं। अब पाई बाई 2 से पाई कौन सा होता है, सेकेंड चतुर्थांश होता है। कैसा होता है, सेकेंड चतुर्थांश। अब बताओ सेकेंड चतुर्थांश के अंदर आपको एफ डैश एक्स का साइन पता करना है, तो एक्स की पावर 99 ये तो अभी भी पॉजिटिव है भाई, चतुर्थांश सेकंड हो इससे क्या फर्क पड़ता है, ये नंबर तो पॉजिटिव ही है। पाई बाई 2 का मान निकालेंगे कितना आएगा, 1.57 और पाई 3.14, ये प्लस की संख्या है, और प्लस की संख्या है तो एक्स की पावर 99 क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, और उसको 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 से बड़ा ही आएगा। इधर भी 100 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 0 से बड़ा ही आएगा। cos x क्या आएगा, ये सेकंड चतुर्थांश नेगेटिव आएगा। लेकिन इन दोनों की तुलना में cos x तो चिल्लर है, चवन्नी जैसा है, ये तो x की पावर 99 सोचो, x की पावर 99 बहुत बड़े नंबर आएगा, क्योंकि इसी घात 99 तक जा रही है, और किसी संख्या की घात इतनी बड़ी हो तो नंबर बहुत बड़ा होगा। तो इन दोनों के तुलना में cos x कुछ भी नहीं है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, cos x की वैल्यू नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, लेकिन ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है, तो बहुत बड़े पॉजिटिव में से कुछ छोटा सा नेगेटिव हटा देंगे तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स तो अभी भी पॉजिटिव आएगा, और एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो एफ एक्स कैसा है, एफ एक्स आपका क्या है, वापिस से वर्तमान ही है। एफ एक्स कैसा है, वर्तमान है। ठीक है, तो
ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि हमें पूछा है कि आसमान कहाँ पे। तो समझ में आ गया, सेकंड चतुर्थांश में cos नेगेटिव और x की पावर 9 पॉजिटिव है। अच्छा, ऑप्शन सी पकड़ लेते हैं। ऑप्शन सी के अंदर आप देखेंगे तो क्या है, x बिलोंग टू 0 से π/2 है। ये चतुर्थांश कौन सा है, फर्स्ट है। अब बताओ फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर 100 x की पावर 99, ये तो पॉजिटिव रहेगा, cos x ये पॉजिटिव रहेगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो भी पॉजिटिव रहेगा, और दोनों को जोड़ने के बाद पॉजिटिव आता है f डैश x, तो fx क्या होगा, तो fx आपका वर्तमान ही होगा। fx कैसा होगा, वर्तमान, और fx वर्तमान है तो ये आपका भी गलत हो गया। इसका मतलब इसमें से कोई भी सही नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सबके डिफरेंशिएशन करें तो सबके डिफरेंशिएशन 0 से बड़े ही आ रहे हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को लॉजिकली आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन के अंदर आपको a का न्यूनतम मान ज्ञात करना है, जिसके लिए दिया गया फलन 1,2 में fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 क्या हो, वर्तमान हो। कैसा हो, ये वर्तमान हो। ठीक है, अब देखिए वर्तमान है और ये a का मान पूछना चाह रहे हैं, पर किस अंतराल की बात कर रहे हैं, 1 से 2 तक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, 1 से 2 तक। अब देखिए इसमें fx क्या दे रखा है, तो fx दे रखा है मुझे एक्स स्क्वायर प्लस ax और प्लस का 1 दे रखा है। तो मैं इसका अवकलन फाइंड आउट करूंगा, तो f डैश x क्या आएगा, 2x प्लस a आएगा। अब देखिए हमें अंतराल तो दे रखा है, अब तक क्या करते थे हम, क्वेश्चन में अंतराल खुद ज्ञात करते थे। यहाँ तो अंतराल पहले से दे रखा है, हमें तो इसके अंदर जो अननोन है उसको फाइंड आउट करना है। तो अंतराल अगर दे रखा है तो बताओ अंतराल जो दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, x बिलोंग टू 1 से 2 तक। इस अंतराल में अंतराल x बिलोंग टू 1,2 में यदि fx वर्तमान है, fx कैसा है, वर्तमान है, तो आपका f डैश x क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, और इसमें इक्वल टू भी है इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा देंगे। ठीक है, तो f डैश x कैसा आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। आएगा नहीं आएगा, तो आप यहाँ से ये कह सकते हो कि 2x प्लस a की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगी, 0 आएगी। अंतराल कौन सा है, 1 से 2 तक है। अंतराल कौन सा है, 1 से 2 तक की बात हुई है। ठीक है, अब तुम बताओ ये 2x प्लस a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप यहाँ से इसको सॉल्व करना चाह रहे हो जिसमें आपको a का मान मिल जाए, क्या किसका मान मिल जाए, a का मान मिल जाए। तो मैं यहाँ से a की वैल्यू लिखना चाहूंगा, तो क्या आएगी, a की वैल्यू माइनस का 2x आएगी और ग्रेटर देन ऐसे आ जाएगी। अब a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस 2x से बड़ी होनी चाहिए, a की वैल्यू माइनस 2x से बड़ी होनी चाहिए, जहां x क्या है, जहां x की वैल्यू बात करें तो x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में। ठीक है, तो अब यहाँ से 1 से 2 के बीच में है, तो ये कम आएगी या ज्यादा आएगी a की वैल्यू, इसको डिसाइड कौन करेगा, x करेगा, और x खुद 1 से 2 के बीच में चल रहा है। x खुद किसके बीच में चल रहा है, 1 से 2 के बीच में। तो यहाँ से जब x की वैल्यू तुम 1 रखोगे, क्या रखोगे, x की वैल्यू 1 रखोगे, x इक्वल टू जब 1 रखोगे, तो शुरुआत तो 1 से हो रही, तो जब मैं 1 रखूंगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन -2 आ जाएगी। और आप एंड वाला x समझ कर 2 रख लेते हो, तो x a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 से ज्यादा आ जाएगी। अब -2 से ज्यादा और -4 से ज्यादा में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो ये कह रहा है कि मैं -2 से ज्यादा में मिलूंगा, ये संख्या रेखा देख लो। एक कह रहा है कि -2 से ज्यादा, ये आपकी संख्या रेखा प्रॉपर बनाते ताकि आप इसको समझ पाए। ये संख्या रेखा, ठीक है, ये -4 पहले आएगा और एक -2 आएगा। एक कह रहा है कि मैं -2 से आगे मिलूंगा, दूसरा कह रहा है कि मैं -4 से आगे मिलूंगा। तो बताओ दोनों एक साथ कहाँ मिलेंगी, दोनों एक साथ कहाँ मिलेंगे, -2 से ज्यादा। तो इन दोनों का कंक्लूजन क्या है कि a की वैल्यू -2 से ज्यादा होनी चाहिए। अब a की वैल्यू -2 से ज्यादा है तो न्यूनतम क्या है, बताओ न्यूनतम क्या है, a बराबर -2 है। न्यूनतम क्या है, a बराबर -2। ठीक है, तो समझ गए होंगे। यहाँ पे वर्तमान की बात हुई, तो वर्तमान में क्या होता है, वर्तमान की बात करते हैं तो ये वाली कंडीशन जो मैंने लिखी है,
इसको यहाँ लिख लेते हैं। अगर वर्तमान है तो आपका एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, 2x प्लस ए, तो मैं इस जगह पे 2x प्लस ए ग्रेटर देन 0, तो ए का मान क्या आएगा, ग्रेटर देन माइनस 2x आएगा। अब ये माइनस 2x के अंदर x खुद क्या है, 1 से 2 के बीच में चल रहा है, तो 1 रखूंगा, उस टाइम पे a की वैल्यू -2 से ज्यादा आ रही है, और जब मैं एंड वाली वैल्यू रखूंगा तभी -4 से ज्यादा आ रही है। लेकिन मुझे दोनों को साथ में लेके चलना है, दोनों को साथ में लेके चलने का मतलब एक a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 से बड़ी। क्या से देखो, कॉमन कैसे लेते हैं, -2 से बड़ी, और -2 से बड़ी है तो न्यूनतम कितना है, -2 है, कि -2 से आगे में न्यूनतम क्या होता है, खुद जहाँ से शुरुआत होता है वो उसका न्यूनतम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका, न्यूनतम मान जो इस क्वेश्चन में पूछा था, ये इसका आंसर है। ठीक है, आगे देखो 15वें क्वेश्चन के अंदर, इसमें आपको एक, मान लीजिए x बिलोंग टू -1 से 1 एक अंतराल दे रखा है। इस अंतराल में सिद्ध करना है कि ये फलन कैसा है, वर्गमान। अब बताओ, सिद्ध करने वाली बात बहुत सारे क्वेश्चन में अपन पढ़ चुके हैं। क्या करते हैं, जब भी सिद्ध करना होता है तो हम उसके अवकलन का साइन पता करते हैं वर्तमान में कि वो 0 से बड़ा आता है। तो एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है x प्लस 1/x, इसका अवकलन निकालेंगे तो x का अवकलन तो 1 और 1/x का होता है माइनस का 1/x²। अब ध्यान से देखो यहाँ पे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, इसमें आपके पास में जब लघुत्तम लेंगे तो x² - 1 अपॉन x² आ जाएगा। अब मैं आपको यहाँ से इस इंटरवल के अंदर ये प्रूव करके बताना चाहूंगा कि ये वर्तमान में यानी 0 है, क्या है, 0 से बड़ा है। भाई वर्तमान प्रूव करने का इसका मतलब क्या है, एफ डैश एक्स का साइन 0 से बड़ा आता है, ऐसा प्रूव करना है। तो इस अंतराल के अंदर -1 से 1 के बीच में ये वाली वैल्यू क्या साइन लेके चल रही है, ये आपको पता करना है यहाँ से। ठीक है, तो इस अंतराल के अंदर आप कैसे पता करोगे कि ये वाली वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो इसमें कई सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, लेकिन आपको वो तरीका पकड़ना है जिसमें आप अच्छे से समझ पाए। तो जैसा कि मैंने हर क्वेश्चन के अंदर बताया है आपको कि इसके अंदर जितने पार्ट हैं उसमें से एक एक पार्ट को पकड़ लो। देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या था, आप कनेक्ट करवाओगे ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमारे पास में ये लास्ट वैल्यू आई थी यहाँ तक। ठीक है, इस वैल्यू के लिए हमने क्या किया था, इसके एक एक पार्ट को चेक किया था। यहाँ पे इस वैल्यू के लिए क्या किया था, इसमें अंश में जो पार्ट है cos थीटा 4 माइनस cos थीटा और 2 प्लस cos थीटा का वर्ग, तो cos थीटा की वैल्यू के बारे में पता किया कि इस अंतराल में पॉजिटिव है, 4 माइनस cos थीटा पॉजिटिव है और 2 प्लस cos थीटा का वर्ग पॉजिटिव है। तो अगर तीनों नंबर पॉजिटिव है तो ये खुद वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और खुद पॉजिटिव है तो वर्तमान है। यही काम इस क्वेश्चन में करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस अंतराल के अंदर आपको ये x² - 1 और बटे में x² दे रखा है, इनका साइन चेक करना है। तो देखिए x बिलोंग टू -1 से 1 में ये x² - 1 आएगा, ये x² - 1 आएगा, ये क्या आएगा, बस इतना से पता कर लो। तो आप जब -1 से 1 वाली वैल्यू रखोगे तो x² - 1 की वैल्यू या तो 0 या 0 से ज्यादा ही आएगी। आप चेक करके देख लो। कैसे चेक करोगे, आप इनमें से कोई नंबर उठाओ -1 और 0 के बीच में, अब नंबर उठा के उसके अंदर रख लोगे तो ये वाली वैल्यू क्या आ रही है। जब आप उसको सॉल्व करोगे, एक मिनट उसको थोड़ा सा मुझे, तो ये x² - 1 ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, और ये नीचे x² ये भी क्या है, पॉजिटिव है। देखो इसकी घात तो 2 है इसलिए पॉजिटिव है, इसकी घात 2 है इसलिए क्या है, पॉजिटिव है। और ये x² - 1 यहाँ पे वर्क करेंगे तो इस नंबर का वर्क करेंगे तो क्या होगा, ये 0 से 1 हो जाएगा, और 0 से 1 की वैल्यू सॉल्व करेंगे। एक मिनट इसको थोड़ा सा, अब देखो इसको अलग से देख लो। हमें -1 से 1 से एक असंयुक्त अंतराल, अब असंयुक्त अंतराल का मतलब है इसका कोई पार्ट है, असंयुक्त का मतलब क्या है, इसका कोई पार्ट लेना है। ठीक है, इसका एक हिस्सा लेना है जो आई है, इसमें से कुछ टुकड़ा करिए और आई अलग निकालिए, और उसमें ये फलन वर्तमान है, यानी इस अंतराल में से वो पार्ट निकालना है जहाँ पे फलन वर्तमान है। तो आपको वर्तमान और ह्रासमान अंतराल ज्ञात करने हो तो क्या करते हैं, संख्या रेखा बनाते हैं। कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, एक तो होता है सिद्ध करना हो,
और एक होता है आपको अंतराल ज्ञात करना हो। तो इसमें तो अंतराल आई हमें ज्ञात करना है जिसमें ये वर्तमान है। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो एक्स का अवकलन 1 और 1/x का 1/x²। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x² - 1 अपॉन में x² हो जाएगा। अब आपको यहाँ से आगे जो सॉल्व करना है इसमें इक्वल टू 0 रख लेना है। जैसे इक्वल टू 0 रखेंगे या आप कहोगे क्रांतिक बिंदु निकालने, क्या निकालने, क्रांतिक बिंदु। तो क्रांतिक बिंदु क्या होते हैं, जहाँ पे फलन या तो 0 होता है या अनडिफाइन होता है। तो फलन 0 या अनडिफाइंड, ये दोनों ही कंडीशन साथ में लेनी होती है क्रांतिक बिंदु के लिए। ठीक है, तो इसमें से आपके पास में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंश वाले पार्ट को 0 करेंगे तो +-1 आ जाएगा और हर वाले को 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इधर देखिए संख्या रेखा पे -1 से शुरुआत हो रही है और ये +1 तक गया और इसके बीच में क्रांतिक बिंदु कौन सा है, 0 आ गया। आगे अब यहाँ पे आपको ये पता करना है कि किस जगह पे प्लस का आ रहा है और कहाँ पे माइनस का आ रहा है। देखिए 0 से आगे देखेंगे तो ये प्लस का ही, कैसे पता लगा, 0 से आगे कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 0.5 ले लिया, क्या ले लिया, 0.5 ले लिया। तो 0.5 रखेंगे तो 0.5 का वर्ग तो 0.25 में से 1, तो ये माइनस का ही आ रहा है। यहाँ पे माइनस का है और इधर भी क्या आएगा, ये माइनस का आएगा, क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो अगर ये दिख रहा है आपको कि माइनस माइनस, ये कैसे पता लगा, यहाँ से आप एक नंबर उठाओ 0 से बड़ा, जैसे 0.5 को यहाँ रखेंगे तो माइनस की संख्या देगा और नीचे प्लस की, तो माइनस अपॉन प्लस माइनस रहेगा, ये माइनस। इधर पीछे भी वर्ग कर रहे हैं तो माइनस का फर्क पड़ने वाला नहीं, इसी माइनस रहेगा। तो बताओ यहाँ पे नेगेटिव साइन दोनों जगह है, तो वर्तमान तो कहीं है भी नहीं, तो दोनों नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, ये हासमान है। तो हासमान है तो वर्तमान अंतराल है क्या, नहीं, तो वर्तमान अंतराल इसके अंदर नहीं है, और नहीं है इसका मतलब फाई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो आई पूछा गया आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली 5, यानी कुछ भी ऐसा एक्स यहाँ पे नहीं है इस अंतराल के अंदर जिसके लिए ये फलन कैसा हो, वर्तमान हो। ये तो ऑलवेज डिक्रीजिंग टाइप का ही है, तो कंफ्यूज मत होना इसमें पूछा भले है लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा एक्स की वैल्यू नहीं है। ठीक है, आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है f(x) = log और sin x, log और sin x हमें सिद्ध करना है इन अंतरालों में। जो भी सिद्ध करना होता है इन क्वेश्चनों के अंदर, आपको इतने क्वेश्चन से क्या समझ में आया कि हम फलन का अवकलन निकालते हैं और अवकलन का साइन चेक करते हैं। तो पहले आपको f(x) निकालना है, तो f(x) निकालेंगे तो 1/sin x log का और फिर साइन का हो जाएगा cos x, जिसको आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये आपको दिखेगा cot x। अब देखेंगे x बिलोंग टू 0 से π/2 में क्या बोलते हैं इसको, तो आप लोग इसको पहला चतुर्थांश बोलते हैं। और पहले चतुर्थांश में cot x क्या होता है, तो cot x प्लस का होता है। cot x खुद किसके बराबर है, f(x) के बराबर, तो f(x) भी पॉजिटिव और f(x) पॉजिटिव है तो f(x) कैसा है, वर्तमान, कैसा है, वर्तमान है। तो हो गया सिद्ध। पहले वाले भाग में तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा कि इस अंतराल में वर्तमान है, ये आज से आपको सिद्ध हो गया। अब दूसरे भाग में देखेंगे तो x बिलोंग टू क्या है, π/2 से π, जिसको आप बोलते हो सेकेंड चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, सेकेंड चतुर्थांश। सेकेंड चतुर्थांश के अंदर cot x क्या होता है, 0 से छोटा होता है। cot x किसके बराबर है, f(x) के बराबर, f(x) 0 से छोटा और f(x) 0 से छोटा है तो f(x) कैसा है आपका, f(x) आपका आसमान है, कैसा है, आसमान है। तो आपके पास में इस अंतराल में आसमान है, ये भी सिद्ध हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइन लिख क्या करो, अतः f(x) कैसा है, आसमान है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर अंतराल दे रखा है और केवल आपको सिद्ध करना है तो वहां पे हम क्या करते हैं, f(x) की वैल्यू का साइन पता करते हैं कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है। तो f(x) = क्या दे रखा है, log, mod और cos x दे रखा है। डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करने से मैं पहले पूछूंगा आपको ये पता है मॉडुलस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो मॉडुलस x का डिफरेंशिएशन होता है मॉडुलस x/x। ठीक है, ध्यान रखना इसका।
तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन कॉस का मोड। अपने कहा होगा मोड एक्स का डिफरेंशिएशन तो क्या होता है, मोड एक्स बटे एक्स होता है, तो मोड कॉस एक्स बटे कॉस एक्स, और फिर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। या तो ठीक है, एक कॉस से एक कॉस गया, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गया आपके पास में, बताओ। एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का टेन एक्स आ गया। क्या आ गया, एफ डैश एक्स की वैल्यू माइनस का टेन एक्स। क्लियर है, ये ध्यान रखना। मोड का डिफरेंशिएशन जब सॉल्व करते हैं तो मोड एक्स बटे एक्स आता है, तो ऐसे कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मोड कॉस एक्स अपॉन कॉस, और फिर उसके अंदर कौन है उसका डिफरेंशिएशन आगे जाके होगा। अब आप बताओ, अंतराल x बिलोंग टू 0 से पाई बाई 2, ये कौन सा है, फर्स्ट चतुर्थांश है। फर्स्ट चतुर्थांश है, तो फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर tan x क्या होता है, तो आप कहोगे सर tan x पॉजिटिव होता है। अब मैं कहूँगा माइनस का tan x क्या होगा, तो माइनस से गुणा करने पे एस में का बदल जाती है। माइनस tan x किसके बराबर है, एफ डैश एक्स के बराबर, तो एफ डैश एक्स भी नेगेटिव, और एफ डैश एक्स नेगेटिव है, इसका भावार्थ ये होता है कि एफ एक्स क्या है, एफ एक्स आपका आसमान है। कैसा है, आसमान है। ठीक है, तो आपके लिए ये एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, आसमान आ जाएगा। पहला अंतराल पूरा हो गया। तो सिद्ध कीजिए कि इस अंतराल के अंदर वर्तमान है, तो ये थोड़ा सा सही कर लेना, किताब के अंदर ये क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आसमान है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, आसमान है, और यहाँ पे ये जो आसमान है उसमें ये वर्तमान है। ठीक, इसमें उल्टा है। अब दूसरा अंतराल कौन सा है, दूसरा अंतराल है आपका 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक। अब बताओ 3 पाई बाई 2 से 2, ये कौन सा चतुर्थांश है, ये फोर्थ चतुर्थांश है। कौन सा है, फोर्थ चतुर्थांश है। फोर्थ चतुर्थांश के अंदर tan x क्या होता है, तो tan x आपका फोर्थ चतुर्थांश में tan नेगेटिव होता है। tan x क्या होता है, मुझे तो ये चेक करना है, तो एफ डैश एक्स का साइन पता करना है। एफ डैश एक्स किसके बराबर है, माइनस tan x के बराबर। तो पहले मैं tan x के बारे में पता किया, अब माइनस से गुणा करेंगे तो एस समीकरण उल्टी हो जाएगी। अब माइनस tan x ग्रेटर देन 0 है, और माइनस tan x आपका एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स 0 से ज्यादा और एफ डैश एक्स 0 से ज्यादा है, तो आपका एफ एक्स क्या होगा, वर्तमान होगा। क्या होगा, वर्तमान होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा ये वर्तमान कैसे है और क्यों। ओके, तो देखो जितने क्वेश्चन सॉल्व किए इनमें आपको सब में ये तरीका दिमाग में आना चाहिए और सेट भी हो जाना चाहिए कि हमें वर्तमान और आसमान सिद्ध करना होता है। तो बेसिकली एफ डैश एक्स का साइन पता करते हैं कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। पॉजिटिव है तो वर्तमान है, नेगेटिव है तो आसमान है। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें आपको एफ एक्स की वैल्यू जो दे रखी है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस का 100। इसमें मुझे सिद्ध करना है कि r के लिए दिया गया फलन कैसा है, वर्तमान है। अब r इसका मतलब है ये ऑलवेज, r का मतलब क्या होता है, ऑलवेज, कि ये कैसा है, वर्तमान है, और ये ऑलवेज वर्तमान है, इसका मतलब इसके एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है। ये आपको सिद्ध करना है। क्या करना है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब ये सिद्ध कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहला काम करेंगे एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मुझे अंतराल खुद ज्ञात करने होते तब तो मैं यहाँ से क्रांतिक बिंदु निकालने की सोचता, लेकिन यहाँ पे क्रांतिक बिंदु अंतराल तो ज्ञात करना नहीं, हमें तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए इसकी वैल्यू पता करने की पॉजिटिव है हमेशा। तो आप देखिए इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का, ऐसा हो जाएगा। अब इसको देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है, क्या x माइनस 1 का वर्ग दिमाग में आ रहा है, आना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 क्या होता है, x माइनस 1 का वर्ग होता है। अब ये 3 पॉजिटिव है, इसके ऊपर वर्ग लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, वर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो अब अगर वर्ग लगा हुआ है तो ये तो क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव होगी, वर्ग है तो हमेशा ही होगी। तो यहाँ से आप कह सकते हो x माइनस 1 क्या वर्ग, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ऑलवेज। क्या होता है, ऑलवेज होता है, नहीं होता है। और ये ग्रेटर देन 0 है, तो 3 से गुणा करने पे भी ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा।
तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि हमारी एनसीईआरटी बुक के अनुसार आपको वर्धमान का केस निरंतर वर्धमान लेके चलना है, लेकिन अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो भी वो वर्धमान माना जाता है। वर्धमान का मतलब क्या होता है, 0 इक्वल टू या ग्रेटर देन 0। तो ये आपको याद है, स्टार्टिंग में एक तो बोला था निरंतर वर्धमान और एक बोला था वर्धमान, ठीक है। तो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय बोला है कि अगर वर्धमान लिखा है किताब के अंदर या निरंतर वर्धमान लिखा है, दोनों को हमको एक ही समझना है, लेकिन एक्चुअली जो मीनिंग होता है वर्धमान का वो होता है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, और निरंतर में होता है एफ डैश एक्स ओनली ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया है, तो मैं यहाँ पे ओनली वर्धमान लिखूंगा। क्या लिखूंगा, वर्धमान। अब वर्धमान है तो कहाँ है, इस जगह पे ऑलवेज, और ऑलवेज का मतलब होता है एक्स बिलोंग टू आर के लिए, इसके लिए एक्स बिलोंग टू आर के लिए ऑलवेज वर्धमान है, ठीक है। तो आई थिंक समझ गए होंगे लॉजिक क्या कहना चाह रहा था यहाँ पे, कि आपको डिफरेंशिएट करना है और फिर इसकी साइन की वैल्यू पता करनी है। अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है y के बराबर दे रखा है, तो मैं इसको हमेशा की तरह fx लिखूंगा। तो fx क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स। अब मुझे पता करना है किस अंतराल में वर्तमान है, अंतराल ज्ञात करना है। क्या करना है, अंतराल ज्ञात करना है। अंतराल ज्ञात कैसे करते हैं, संख्या रेखा बना के। तो आपको पहले संख्या रेखा से पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर एज इट इज, तो डिफरेंशिएट करेंगे ई की पावर माइनस एक्स का, फिर ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज, और डिफरेंशिएशन करोगे एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और ई की पावर माइनस एक्स, और फिर ई की पावर माइनस एक्स, और यहाँ से 2x। अब देखिए डिफरेंशिएशन से पहले आपको डिफरेंशिएशन करने के बाद सिंप्लीफिकेशन पे थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। तो एक ई की पावर माइनस एक्स दोनों में दिख रहा है, कॉमन आ जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x। अब यहाँ से आप एक्स डैश को 0 कर दोगे, इसके लिए क्रांतिक बिंदु, इसके लिए क्रांतिक बिंदु। अब मैं इसको 0 के बराबर रखूंगा, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0। ई की पावर माइनस एक्स तो कभी 0 होता नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू 0 और 2 आ जाएगी। दो नंबर आ रहे हैं, एक 0 आ रहा है और एक 2 आ रहा है। अब आप यहाँ से संख्या रेखा बनाओगे, तो 0 और इसके बाद 2, समझिए। अब यहाँ से आपको क्या करना है, साइन डिसाइड करनी है, जो हमेशा करते आ रहे थे। तो साइन डिसाइड करने का तरीका क्या बताया था मैंने, बेसिक याद करो कि हमें एक नंबर लेना होता है, कई का भी ले सकते हैं। तो लेट से मैंने नंबर ले लिया x इक्वल टू 1, क्या ले लिया, माना यहाँ पे नंबर ले रहा हूँ, माना x बराबर 1 ले लिया। क्यों ले रहे हैं 1, साइन चेक करने के लिए। तो एफ डैश 1 क्या आ रहा है, ई की पावर 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू देखोगे तो ई तो क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है हमेशा, और ये वाली वैल्यू 1 आ रही है, तो ग्रेटर देन 0 आ रही है। तो 1 के सामने ग्रेटर देन 0 यानी प्लस आएगा, ग्रेटर देन 0 मतलब प्लस। तो 0 से 2 के बीच में 1 होगा, यहाँ पे प्लस आया, समझ गए होंगे। अगर यहाँ प्लस आया है तो इधर माइनस आएगा, और इधर भी क्या आएगा, माइनस आएगा, ओके। अब बताओ वर्तमान अंतराल कौन सा है, किसी ने पूछा है वर्तमान अंतराल। तो वर्तमान अंतराल, अगर वर्तमान अंतराल की बात करेंगे तो वर्तमान अंतराल है हमारा x बिलोंग टू 0 से 2। कौन सा अंतराल है, 0 से 2। तो 0 से 2 कौन सा है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर मिल गया होगा, 0 से 2, ओके, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन थे हमारे 6.2 के। अब आपको एक दो एग्जाम्पल बता देता हूँ जो थोड़े से लेवल के हैं और जिसके अंदर आपको कुछ हार्ड कैलकुलेशन का परेशान कर सकता है। तो हमें दिखाना है कि ये वर्तमान है। तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने दिखाया था, इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे हमने दिखाया था कि वर्तमान है। तो कैसे दिखाया था, हमने एफ डैश एक्स का साइन पता किया था कि वो पॉजिटिव आ रहा है, तो वहां से पता लग गया था कि वर्तमान है। ऐसे ही इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें आर के लिए बताना है, तो सेम तरीका रहेगा उसको सॉल्व करने का। अब बताओ एफ एक्स आपके पास में दे रखा है एक्स की घात 3, क्या दे रखा है, एक्स की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर
प्लस 4x। जब मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा तो 3x² माइनस 6x प्लस का 4 आ जाएगा। आप ध्यान से देखना अच्छे से, वर्तमान सिद्ध करना है, यानी आपको सिद्ध करना है कि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, बस इतना दिमाग में रखिए। तो मैं इसमें इतना कह रहा हूँ कि 3x² माइनस 6x और प्लस 3 और प्लस कॉलम लिखने में कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा करने से आपको यहाँ से क्या पता लगेगा, तो मैं कह रहा हूँ इन तीनों के अंदर आप देखिए 3 कॉमन आ रहा है, तो x² माइनस 2x प्लस 1 और ये प्लस का 1 है। अब ध्यान से देखो आगे, 3 ये हो जाएगा x माइनस 1 का वर्ग और प्लस का 1। अभी मैंने बताया था कि किसी का वर्ग करे तो पॉजिटिव होता है, यानी x माइनस 1 का वर्ग क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से बड़ा होगा। अब इनमें से आपको कितना एक्स्ट्रा ऐड करना है, प्लस का 2x एक्स्ट्रा 1 ऐड करना है, तो इधर प्लस 1 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो ये प्लस 1 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू तो आपकी होगी एफ डैश एक्स, ये वाली वैल्यू तो क्या हो जाएगी एफ डैश एक्स, और ये वाली वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है। अब 1 से ज्यादा है, इसका मतलब आप कह सकते हो कि ये वाली वैल्यू 0 से भी ज्यादा ही होगी। तो कोई वैल्यू 1 से ज्यादा है तो आपको 0 से ज्यादा बोलने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या? तो मैं यहाँ से इस वैल्यू को देख के बोल पाया कि 0 से ज्यादा है, और उसमें से 1 एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है, तो 1 से ज्यादा है। 1 से ज्यादा का मतलब 0 से ज्यादा है, और 0 से ज्यादा है तो एफ एक्स क्या है, वर्तमान है। एफ एक्स कैसा है, वर्तमान है। अब आप 0 से ज्यादा इसको बोल रहे हो तो इसमें कोई विशेष एक्स थोड़े ले रहे हैं, ये तो वर्ग है, और वर्ग तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ऑलवेज का मतलब क्या है, आर है। ये ऑलवेज का मतलब क्या है, आर। तो यहाँ से ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैं ऑलवेज यहाँ पे क्यों बोल पा रहा हूँ। इसलिए बोल पा रहा हूँ कि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो किसी का वर्ग प्लस 1 है, किसी का वर्ग प्लस 1। वर्ग खुद पॉजिटिव होता है और उस पॉजिटिव में 1 जोड़ देंगे तो ये अभी भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो इस वजह से आप एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव बोल रहे हो तो एफ एक्स क्या होगा, वर्तमान होगा। अब ये एग्जांपल देखो, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन दिख रहा है आपको, सॉल्यूशन। तो अब इसमें जो फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, साइन 3x दे रखा है, दिख रहा है। अब मुझे अंतराल ज्ञात करना है 0 से π/2 में जिसमें फलन वर्तमान हो और असमान हो। तो हमारा जो हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका रहता है, जब भी अंतराल ज्ञात करने होते हैं तो हम क्रांतिक बिंदु ज्ञात करते हैं। तो साइन का अवकलन करेंगे तो cos 3x इंटू 3, इसके बाद एफ डैश एक्स को 0 रखोगे, जैसे मैं 0 रखूंगा तो 3 cos 3x इक्वल टू 0, तो cos 3x बराबर 0। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन से पता होगा, क्या पता है कि cos x इक्वल टू 0 होता है तो x की वैल्यू होती है 2n+1 और π/2। ये आपको त्रिकोणमिति समीकरण से पता है, ठीक है। ये क्या है हमारा समीकरण। तो अब हमारे पास में यहाँ x हो तो इधर x आ जाता है, लेकिन अभी 3x है तो 3x की वैल्यू यहाँ से अगर ये 0 है तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 3x की वैल्यू आ जाएगी 2n+1 π/2। अब मैं कहूँगा x की वैल्यू क्या आएगी, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 2n+1 और π/6। अब यहाँ से x की वैल्यू आपको रखनी है, तो सबसे पहले n की जगह 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, n की जगह 0 रखेंगे तो π/6 आ जाएगा। फिर n की जगह 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, n की जगह 1, तो 3+1 तो कितना आ जाएगा, π/2। आपको इस अंतराल तक लिखना है, इससे बाहर नहीं जाना है, इस अंतराल से बाहर नहीं जाना है। तो हमारे पास में इस अंतराल के अनुसार एक क्रांतिक बिंदु आ गया, एक कैसा बिंदु आ गया, क्रांतिक बिंदु π/6 आ गया। कितना आ गया, π/6। समझ में आ गया होगा ये क्रांतिक बिंदु कैसे लिखा, एफ डैश एक्स की वैल्यू को 0 कर दिया, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 cos 3। एफ डैश एक्स की वैल्यू cos से किसके बराबर है, cos x का समीकरण होता है 2n+1 π/2 अगर वो 0 के बराबर है, लेकिन यहाँ x नहीं है 3x है तो मैं 3x के बराबर लिखूंगा। तो x की वैल्यू 2n+1 π/2। अब n की वैल्यू वो रखनी है जब तक कि इस अंतराल से बाहर नहीं चले जाए। तो आपको पहले 1 रखना था तो उसे 0 रखा, तो 0 रखते मेरे पास में आ गया π/6। फिर मैंने 1 रखा तो π/2 आ गया। तो इतना ही है। अब आप संख्या रेखा बनाओगे तो संख्या रेखा की शुरुआत 0 से हो रही है और खत्म π/2 पे करना है। कैसे पता लगा, इस अंतराल के अनुसार। हमेशा ध्यान रखना अंतराल जो दे रखा है उसी के अनुसार आपको सॉल्व करना होता है। और इसके बीच में क्या आ गया, π/6 आ गया। अब आपको पता करना है कि कहाँ प्लस आएगा और कहाँ माइनस आएगा।
तो इसमें पता करने का तरीका होता है, एक कोई पॉइंट ले लेते हैं, लेट एक्स इक्वल टू, माना हमने एक्स इक्वल टू ले लिया पाई बाई 6 और पाई बाई 2 के बीच में आपको पाई बाई 4 दिख रहा है, तो पाई बाई 4 ले लेते हैं। तो एफ डैश एक्स के अंदर रहेंगे एफ पाई बाई 4 की वैल्यू, तो 3 cos 3 पाई बाई 4। अब 3 cos 3 पाई बाई 4 की वैल्यू cos 3 पाई बाई 4, पहले 3 पाई बाई 4 बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में होता है नहीं होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या आता है, नेगेटिव आता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/√2, ये नेगेटिव है। तो मैंने पाई बाई 4 रखा और उस पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव का मतलब माइनस की वैल्यू आ रही है, तो पाई बाई 4 है कहाँ, यही पे होगा भाई, इसके सामने नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव रख दिया और यहाँ पे क्या रख दिया, पॉजिटिव रख दिया। ये समझ में आया साइन कैसे पता करते हैं, कोई भी वैल्यू रखते हैं और इस वैल्यू पे आपको पता लग जाता है। अब ये इतना लिखने के बाद में यहाँ से आप अंतराल लिखोगे, तो अंतराल लिखेंगे तो इसमें बताओ पहले वर्तमान अंतराल कहाँ है, वर्तमान अंतराल की बात करेंगे, तो वर्तमान अंतराल तो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है, पॉजिटिव है आपका 0 से पाई बाई 6 तक। आसमान अंतराल की बात करेंगे तो आसमान अंतराल कहाँ से कहाँ तक होता है, जहाँ पे नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव कहाँ है, पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 2 तक, ठीक है, यहाँ पे ये नेगेटिव है। अब ध्यान देना इसमें एक कोष्टक कैसे लगाएंगे, तो 0 के साथ में बड़ा कोष्टक लगा रखा है तो आपको भी यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगाना है, और पाई बाई 2 के साथ में छोटा कोष्टक लगा रहा है तो आपको यहाँ पे छोटा कोष्टक लगाना है। ये कोष्टक का आपको नॉलेज रखना है, इधर कभी भी शामिल नहीं करते हैं, इसको खुला ही रखते हैं, छोटा कोष्टक लगाते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्रांतिक बिंदु निकालना आता है, ये क्वेश्चन आसान है। ऐसा ही क्वेश्चन और है, इसमें भी अंतराल ज्ञात करना है और आपको इसमें से x के लिए इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करना है। हमेशा ध्यान रखना अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो उसके अंदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसी इंटरवल में होता है, ऐसा इंटरवल जरूर दे रखा होगा। तो एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, ध्यान रखना ये सवाल के अंदर। अब आप एफ डैश एक्स निकालोगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस एक्स और माइनस में साइन एक्स। अब आपको इंटरवल ज्ञात करना है तो एफ डैश एक्स बराबर 0 करोगे, हमेशा ध्यान रखना इंटरवल फाइंड आउट करने तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 करते हैं, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0 कर दिया। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स, इसको नीचे ले आओ, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ से कॉट एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, कॉट एक्स की वैल्यू 1। तो आप यहाँ से टेन एक्स भी कहोगे तो कितना, 1 ही आएगा, टेन एक्स भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आगे सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ से x निकालना पड़ेगा, तो टेन एक्स की वैल्यू 1 है तो x क्या आएगा, एक तो आ जाएगा पाई बाई 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पाई बाई 4। एक आपका क्या आएगा, तो 10 की वैल्यू प्लस की कहाँ होती है, पहले और तीसरे में, और मुझे 0 से 2 पाई मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों क्वाड्रेंट को स्टडी करना है। तो मैं चारों क्वाड्रेंट की जब बात करता हूँ तो 10 की वैल्यू पॉजिटिव 2 बार आती है, एक पहले क्वाड्रेंट में आती है और एक तीसरे में आती है। तो तीसरे में वैल्यू 1 कहाँ आएगी, वो आएगी पाई प्लस पाई बटे 4 पे आएगी। तो x की वैल्यू मेरे पास में 2 मिल गई, एक पाई बाई 4 मिल गई और एक 5 पाई बटे 4 मिल गई। अब ध्यान से सुनना, अगर ये इंटरवल मेरा 0 से पाई होता है, क्या होता है, यदि 0 से पाई होता है तब मैं एक ही क्रांतिक बिंदु लिखता, वो पाई बाई 4 होता है, लेकिन मुझे 0 से 2 पाई तक पूछा गया है, तो 0 से 2 पाई तक पूछा है तो फिर आपको 5 पाई बटे 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्रांतिक बिंदु बढ़ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इंटरवल बढ़ाने पर। अब यहाँ पे संख्या रेखा बनानी है, तो संख्या रेखा में शुरुआत कहाँ से हो रही है, वो शुरुआत में लिखते हैं, खत्म कहाँ पे हो रहा है वो लास्ट में लिखते हैं, और इसके बीच में क्रांतिक बिंदु एक तो पाई बटे 4 आया और एक क्या है, 5 पाई बटे 4 आया है। तो इसके अंतराल कितने बन गए, जो 0 से 2 पाई दे रखा है, इसके 3 भाग बन गए। कितने भाग बन गए, 3। अब इन तीनों भागों में कई जगह प्लस आएगा कई माइनस आएगा, वो निर्धारण करना है। तो कैसे निर्धारण होगा, उसका तरीका है, x की वैल्यू उदाहरण के लिए यहाँ पे इधर उदाहरण करते हैं, माना x की वैल्यू कोई भी ले सकते हो आप, देखिए 0 से पाई बाई 4 के बीच में आपको कोई नंबर दिमाग में आ रहा है क्या, बिल्कुल आना चाहिए, पाई बाई 6 मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या आ रहा है, पाई बाई 6। अब इस पाई बाई 6 पे एफ डैश की वैल्यू निकालते हैं,
एफ डैश की वैल्यू निकालेंगे, आप कहीं भी निकाल सकते हो, मैंने पाई बाई 6 पे निकाली। तो यहाँ पे कितना आएगा, कॉस पाई बाई 6 और माइनस का साइन पाई बाई 6। कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू √3/2 होती है और साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 होती है, और ये ओवरऑल 0 से बड़ी वैल्यू है। तो मैंने पाई बाई 4 रखा था, पाई बाई 4 कहीं यहाँ होगा और इसके सामने क्या आ रहा है, प्लस का वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, पाई बाई 4 से, क्योंकि मुझे एफ डैश एक्स यहाँ से पता लग गया, एफ डैश एक्स का साइन पता लग गया। कैसे पता किया, समझ में आ गया होगा। मैंने पाई बाई 6 कोई नंबर था, उस नंबर को यहाँ पे रख दिया। तो cos पाई बाई 6 की वैल्यू पॉजिटिव √3/2 होती है और sin पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2, तो पॉजिटिव है। यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ प्लस है तो ऑटोमेटिकली आगे माइनस होगा और फिर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको लिखना है वर्तमान। ठीक है, तो वर्तमान अंतराल हम इतने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इसमें क्या होता है, एक्स बिलोंग टू, जहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक है, पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके पाई बाई 4 तक। मैं फिर कहूंगा क्रांतिक बिंदु पे कभी शामिल नहीं करते हैं, यहाँ पे बराबर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में बराबर दे रखा है। और यूनियन 5π/4 से लेके 2π तक, ये बड़ा कोष्टक है और ये छोटा कोष्टक है, ध्यान रखें। ये सेकेंड हाउसमान। अब हाउसमान अंतराल की बात करेंगे तो एफ डैश एक्स क्या होता है, लेस देन 0, और एफ डैश एक्स लेस देन 0 मतलब नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक है, पाई बाई 4 से लेके 5π/4 के बीच में। तो इस क्वेश्चन का ये आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो होने को तो एग्जाम्पल थे, मुझे पता है एग्जाम्पल में जो सॉल्यूशन दे रखा है थोड़ा सा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को, इस वजह से मैंने आपको समझा दिया कि इसको ऐसे सॉल्व करना है। तो बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 6.2 का हर एक क्वेश्चन विथ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी है। होपफुली आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अपन अगली प्रश्नावली 6.3 पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा। तो आप जरूर नेक्स्ट वीडियो के अंदर जुड़े।